देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार जो है वो आज हो रहा है। कुछ ही वक्त की देरी है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर कैबिनेट विस्तार से जुड़ी। कई मंत्रियों के हुए हैं आज इस्तीफे, लेकिन कई नाम ऐसे रहे जिन्होंने चौंका दिया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दिया इस्तीफा। मोदी कैबिनेट से 13 मंत्रियों की अब तक छुट्टी हो चुकी है। कैबिनेट विस्तार से जुड़ी ये बड़ी खबर। आज करीब 43 नेता कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं, तो वहीं 13 ऐसे नेता रहे जिनकी कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है। इनमें कई बड़े नाम, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का भी इस्तीफा हो चुका है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने इस्तीफा जो है वो दे दिया था। डीवी सदानंद गौड़ा, थावरचंद गहलोत, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी और देबोश्री चौधरी, ये वो तमाम नाम जो आज इस्तीफा दे चुके हैं मोदी कैबिनेट से। ऐसे वो भी नाम हैं जिन पर ये चर्चा चल रही थी कि आज वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, शामिल होंगे। कईयों को इनाम मिला है तो कईयों को यहां परिणाम का नतीजा भुगतना पड़ा है। कानून मंत्री प्रकाश रविशंकर प्रसाद का इस्तीफा, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफा, ये अंतिम क्षणों में विस्तार से पहले ही ये खबर सामने आई जिसने बेहद चौंकाया। थोड़ी ही देर में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। कुछ ही मिनटों की अब देरी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति भवन में होना है कार्यक्रम और अब तक करीब करीब सभी नेता जो है वहां पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार। 43 मंत्री होंगे मोदी कैबिनेट में शामिल। यंग कही जा रही है इस बार की जो टीम है मोदी कैबिनेट की। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पर इस वक्त जो है जो कैबिनेट विस्तार है उसकी शुरुआत से पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि विस्तार जो है वो भी अब से कुछ ही क्षणों में होने वाला है। राष्ट्रपति भवन के अंदर की ये तस्वीरें जहां पर तमाम नेता जो हैं वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी ने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए हैं। मीनाक्षी लेखी यहां देखी जा सकती हैं और ये वो तमाम संभावित चेहरे हैं जो आज मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। कुछ ही देर पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे और अपना स्थान उन्होंने ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें ये राष्ट्रपति भवन से आप देख पा रहे हैं और कुछ ही वक्त की देरी रह चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार शुरू हो जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह देखे जा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें, स्मृति ईरानी भी यहां मौजूद हैं। आज का केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार का कार्यक्रम 2019 में जब नई सरकार बनी थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब दूसरी मर्तबा प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला था, 58 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उसके बाद कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, कुछ अन्य परिस्थितियां हुई हैं जिसकी वजह से मंत्रिमंडल में रिक्त स्थान हुए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस समारोह का आयोजन दरबार हॉल में किया जा रहा है। कुछ ही समय के उपरांत माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन होगा, जो आज इस समारोह में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति
श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन दरबार हॉल में। Vice President Shri M. Venkaiah Naidu has arrived in Darbar Hall, being greeted by members of Union Council of Ministers, talking to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. इस वक्त उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में। सेरेमनी की शुरुआत जो है अब से कुछ ही देर में होने वाली है और अब तक जो तमाम बड़े चेहरे थे वो पहुंच चुके हैं। निर्मला सीतारमण भी देखी जा सकती हैं। जितने अभी यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं और जो संभावित चेहरे हैं, नए संभावित चेहरे हैं, वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये उन तमाम मंत्रियों की हैं जो इससे पहले मोदी कैबिनेट का हिस्सा थे। संजय धोत्रे शिक्षा राज्य मंत्री थे जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा। रतनलाल कटारिया जल शक्ति राज्य मंत्री थे, इन्होंने भी अपना इस्तीफा आज सौंपा। अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, इनकी तरफ से भी आज इस्तीफा भेजा गया है। राव साहब दानवे केंद्रीय मंत्री थे, इनका भी इस्तीफा हुआ है। प्रताप सारंगी केंद्रीय मंत्री, आज वो चेहरे जिन्होंने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। थावरचंद गहलोत जिन्हें 2 दिन पहले ही राज्यपाल बनाया गया है, इसीलिए इन्हें मोदी कैबिनेट से हटाया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री, देबाश्री चौधरी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री थी जिनका इस्तीफा आज लिया गया। संतोष गंगवार केंद्रीय श्रम मंत्री। ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो बेहद भरोसेमंद और एक मजबूत पिलर के रूप में देखे जा रहे थे मोदी सरकार में, लेकिन आज किन्हीं कारणोंवश इन्हें मोदी कैबिनेट से जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2019 के और अब जो 43 स्पेशल हैं वो उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। नारायण राणे मोदी सरकार की ये स्पेशल 43, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे वक्त से इंतजार में थे कि मोदी सरकार में जो है वो किस तरह के और जिम्मेदारी को निभाएंगे, किस तरह का पद उनको दिया जाएगा। सभी की निगाह इस बात पर टिकी थी क्योंकि कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। किरण रिजिजू, पशुपतिनाथ पारस, एलजेपी के नेता पशुपतिनाथ पारस, और भारी सियासी उठापटक के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। राष्ट्रपति आप देख सकते हैं दरबार हॉल में राष्ट्रपति आ चुके हैं, रामनाथ कोविंद, और अब इंतजार की घड़ियां जो हैं वो भी खत्म होने वाली हैं इन स्पेशल 43 स्पेशल चेहरों की जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सभी को इस बात का इंतजार है कि किसे कौन सा मंत्रालय जो है, जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में आज 43 नेता शपथ लेंगे और ये सेरेमनी अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है। तमाम नेता इस वक्त दरबार हॉल में, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में मौजूद हैं और जो इंतजार की घड़ियां हैं वो एक एक करके खत्म हो रही हैं। हर एक को इस बात का इंतजार था और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि जो 13 चेहरे बाहर हुए हैं कैबिनेट से, मोदी कैबिनेट से, उनकी जगह कौन भरेगा, किन्हें उनका जो है मंत्रालय सौंपा जाएगा। अब ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। मैं
मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि बताएंगे कि आखिर इस विस्तार के पीछे जो है वो क्या कारण रहे, किस तरह से इस मंत्रिमंडल विस्तार को देखा जाए। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल जुड़ी हुई हैं, नीलम महाजन सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जो कि जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सीमा जी आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके से आप देख रही हैं ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, कैसे समझा जाए? बिल्कुल, देखिए कायनात ये सबको चौंकाने वाला है क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम विस्तार की बात कर रहे थे लेकिन जो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कैबिनेट मंत्री थे उनको त्यागपत्र लिया गया और उसके बाद ये एक तरह से देखा जाए तो पूरे का पूरा जो कैबिनेट है वो नया कैबिनेट बनाने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की गई है। ये अपने आप में बड़ा एक्सपेरिमेंटल है, ऐसी उम्मीद किसी को भी नहीं लगाई जा रही थी। जरूर उसमें कुछ नाम ऐड होने थे लेकिन जिस तरीके से जो 13 नाम आए और उसमें जो 2 बहुत महत्वपूर्ण नाम है मुझे लगता है जो बाद में आए हैं, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जी, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस तरीके से इन लोगों का त्यागपत्र लिया जाएगा, उसके बाद उनकी जगह किसी दूसरे को दी जाएगी, क्योंकि अभी तक जो बात हो रही थी उसके हिसाब से ऐसे लग रहा था कि कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, कुछ नए चेहरे लेके आए जाएंगे। इसी बीच में सीमा जी आपको रोकना चाहूंगी, दूसरा शपथ ग्रहण हो रहा है। सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो शपथ यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रहे हैं असम के और वहाँ से उन्हें हटा करके अब उनकी जगह जो थी वो दूसरे मंत्री को यहाँ पर दे दी गई थी, लेकिन अब वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो है ये सब कुछ किस तरह से देखा जाए, जिसे पहले जिसके हाथ खाली हो गए थे उसके हाथ भी आज कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ दिया गया है, भर दिए गए हैं। जी सीमा जी। बिल्कुल, देखिए कायनात बिल्कुल, क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल जो है अपने आप में एक बड़ा चेहरा है आसाम से, जिस तरीके से लगातार आसाम में, क्योंकि इस बार भी जो इलेक्शन में जिस तरीके से आपने देखा बीजेपी ने एक अहम जगह बनाई है आसाम में, तो उस तरीके से सर्बानंद सोनोवाल का नाम लिस्ट में, हालांकि सुबह से ही ये कंफर्मेशन जो हो रहा था उसमें से कुछ नामों में से सोनोवाल जी का नाम भी कंफर्म हो रहा था और अभी उनको दूसरे नंबर पर रखा गया, उनके शपथ ग्रहण हो रहा है इस वक्त में। और ये जो जितने भी आप नाम देखिएगा सबको एक जगह देने की जो 2000 मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से जो कैबिनेट है मोदी का वो अभी 2024 का इलेक्शन जो है आने वाला उसको पूरा ध्यान में रखते हुए ये पूरे का पूरा कैबिनेट तैयार किया गया है। पहले हमें लग रहा था कि कुछ लोगों को हो सकता है कि परफॉर्मेंस बेस पर शायद हटाया गया, त्यागपत्र लिया गया, लेकिन जिस तरीके से कुछ और नाम जो सामने आए हैं उससे लगता है कि पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक गतिविधियां आगे आने वाले टाइम में
उसको पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए 2024 के इलेक्शन को किस तरीके से लेके जाया जाए, उसमें जो मोदी कैबिनेट है उसका रोल क्या होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो नेता हैं, उनको क्या पार्टी के क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है रविशंकर प्रसाद और जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, जब इनके नाम की भी लिस्ट जब सामने आई तो ऐसा माना जा रहा है कि उनको शायद कुछ बड़ी जो भूमिका है वो पार्टी में दी जा सकती है, इसलिए उनको कैबिनेट से हटाया गया। तो ये तय है कि ये जो पूरे का पूरा जो कैबिनेट है मोदी का, उसको इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसकी तैयारियां लगता है कि ये बीजेपी की तरफ से अभी शुरू उसकी हो तैयारियों चुकी के है। रूप में देखा जा सकता है इस कैबिनेट विस्तार को। नीलम महाजन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये तीसरा शपथ ग्रहण समारोह हम देख पा रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है इस वक्त शपथ ले रहे हैं। नीलम जी, और इसी बीच मैं बता दूं प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रभात त्रिपाठी जी, आपसे भी इस पर बातचीत हम करेंगे। नीलम जी, आप जो है कैसे देख पा रही हैं ओबीसी से जो है कई चेहरों को जो है कैबिनेट में शामिल किया गया है। कई लोग तो ये भी कहने लगे कि ओबीसी की सरकार जो है वो अब होने वाली है। तो क्या माना जाए कि ये परफॉर्मेंस के लिहाज से विस्तार किया गया है या फिर चुनावी समीकरणों को साधने के लिए ये विस्तार है? जी नाज़िन साहब, जो आज का ये मोदी सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है, ये कई मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। एक तो जो मेन इशू है कि पैंडेमिक 19 का जिस प्रकार से उसकी हैंडलिंग की गई, और जो नीलम जी एक मिनट, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए हैं। ये चौथा शपथ ग्रहण समारोह है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त शपथ ले रहे हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। नीलम जी, मैं चाहूंगी हम थोड़ा यहीं से बातचीत को जो है आगे बढ़ाएं। लंबे वक्त से इंतजार में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कांग्रेस में जिस चीज की उम्मीद नहीं की होगी वो बीजेपी में जाकर के हासिल हो गई है। आज कह सकते हैं कि इनाम मिल गया है। जी कायनात जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी माधवराव सिंधिया मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और मैं इनको ज्योतिरादित्य को भी बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ इनसे। वास्तव में हुआ क्या था कि इस अभी जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश करी थी जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, परंतु वहां पर जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के जो सुपुत्र थे उनको जो सत्ता दे दी गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो साइडलाइन किया गया उससे उन्हें बहुत राजनीतिक क्षति पहुंची, उन्हें मानसिक आघात पहुंचा। और फिर जब उन्हें प्रधानमंत्री तो बहुत समझदार है राजनीति के मामलों में, और उन्होंने जब ज्योतिरादित्य से बात करी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 22 एमएलए का पूर्ण समर्थन था। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी क्षमता को नहीं पहचाना और उन्हें दरकिनार करा, और इस कारण से उन्होंने मोदी सरकार को समर्थन दिया। और मध्य प्रदेश में जो एक कमलनाथ की सरकार को गिराना था, वो यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया ना होते तो वो भाजपा के लिए संभव नहीं था। इस कारण से उन्हें ये तो मिलना ही था। उन्हें कैबिनेट का जो दर्जा दिया जा रहा है ज्योतिरादित्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में भी कैबिनेट मिनिस्टर ही थे और जब वे थे तो वे राहुल गांधी जी के बहुत निकट के थे और पार्लियामेंट में डिप्टी लीडर थे लोकसभा में, और वैसे भी उन्हें
अर्थशास्त्र में, राजनीति में, और उन्हें जो बोलने का उनकी कला है, उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत लाभ मिलता था। तो ऐसे में क्या लगता है आपको नीलम जी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है मोदी कैबिनेट में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है? मेरा जहां तक मानना है, उन्हें इकोनॉमिक अफेयर्स से संबंधित कुछ ना कुछ दिया जाएगा, क्योंकि इनकी जो प्रतिभा है फॉरेन अफेयर्स में, इकोनॉमिक्स में, और इन्होंने ऑक्सफोर्ड से भी जो पढ़ाई करी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से भी जो पढ़ाई करी, वे भी इकोनॉमिक्स में है और इन्हें इकोनॉमिक्स का काफी ज्ञान है। मुझे ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र से संबंधित कोई मंत्रालय ज्योतिरादित्य को दिया जाएगा। प्रभात त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात जी, कईयों को इनाम मिला है, लेकिन कईयों को जो है बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो बात हम आपसे इसी पर करेंगे कि जो बाहर किए गए हैं कैबिनेट से, उन नामों को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वजह रही कि उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया गया? सबसे ज्यादा जिन नामों ने चौंका दिया वो थे रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन और जो शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। ये वो तमाम नाम रहे जो बहुत ज्यादा जो है चौंकाने वाले थे। देखिए कायनात जी, मोदी जी के काम करने का तरीका अलग है। आपको याद होगा पिछले 2 महीने से मोदी जी पूरे सारे मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड इकट्ठा कर रहे थे, और कोविड प्रोटोकॉल के बाद कोविड जिस तरीके से हुआ, सेकेंड लहर देश के अंदर आई, और यहाँ तक कि हर्षवर्धन जी की परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा जो है सरकार पे बट्टा लगा है। और जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने लगातार ट्विटर पे जो ये ट्विटर युद्ध एक सोशल मीडिया पे चला, अभी तो ये बातें आगे खुल के सामने आएंगी कि क्या इनको संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये लगता है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए मोदी जी ने ये एक संदेश दिया है, और भी जो उनके कैबिनेट में जो कद्दावर मंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, या जो भी लोग हो, कि देखिए मैं अगर रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन या इन लोगों को हटा सकता हूं तो किसी को भी हटा सकता हूं। और सबसे बड़ी चीज मोदी के काम करने का तरीका यही है कि मोदी जी परफॉर्मेंस के आधार पे, और सबसे बड़ी चीज देखिए क्या है कि जिस तरीके से उन्होंने मंत्रिमंडल का चयन किया है, ये एक देश का मंत्रिमंडल है। हर 25 राज्यों के लोगों को, अगर उन्होंने उत्तरांचल से रमेश पोखरियाल को हटाया तो उन्होंने अजय भट्ट को लिया, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से में 2022 के आगामी लोकसभा चुनाव, वो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए छोटी छोटी जात के लोगों को, अनुप्रिया पटेल को पटेल समुदाय से, अजय मिश्रा को ब्राह्मण वर्ग से, और कुर्मी ओबीसी उत्तर प्रदेश से 7 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, कैबिनेट में जगह दी गई है। ये कैसे आप देख पा रहे हैं? ये क्या कहता है? नहीं देखिए कायदा जी, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी जी के कार्यशैली बिल्कुल अलग है, और संघ और सरकार इन दोनों की तरफ से जो फीडबैक आता है, और मोदी जी सीधे फीडबैक देते हैं, हर मंत्रालय का हर हफ्ते फीडबैक आता है। उन मंत्रालयों में जहां से फीडबैक जिसके खिलाफ आया वो 12 लोग 13 लोग चले गए। अब जो नए लोग इंजेक्ट किए जा रहे हैं, ये पूरी एक नई सरकार मोदी जी की 2024 के लिए तैयार की गई है, जिसमें हर जातिगत आधार पे कील कांटे दुरुस्त किए गए हैं, और सबसे बड़ी चीज जो प्राथमिकता दी गई है वो युवाओं को दी गई है और पढ़े लिखे लोगों को दी गई है। लगभग 62 लोग ग्रेजुएट हैं पूरे मंत्रिमंडल में, और कई टेक्नोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो जिस तरीके से मोदी जी ने इस पूरे मंत्रिमंडल में लोगों का समावेश किया है, हर राज्य के लोग, हर जाति के लोग, हर पढ़े लिखे लोग, तो ये कहा जा सकता है कि मोदी मंत्रिमंडल एक युवा मंत्रिमंडल है, और धीरे धीरे 60 के ऊपर के जो मंत्री हैं वो धीरे धीरे उनकी जगह अब मंत्रिमंडल में बीच में रुकना चाहेंगे। पशुपति पारस जो है इस वक्त शपथ ले रहे हैं। टेंशन होगा तो जो सीनियर लोग हैं वो भी जाएंगे, चाहे वो सकता, और वो देखिए जितने भी लोग हैं, और खुद मोदी जी। मैं प्रभात जी इस वक्त बीच में आपको रोकना चाहूंगी। प्रभात जी इस वक्त एक और अहम चेहरा जो है वो मंत्री पद की शपथ ले रहा है। पशुपति पारस जो है इस वक्त अपने मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ये वो नाम है जो पिछले कुछ दिन से सुर्खियों में दिखाई दे रहा था, और जो एलजेपी लीडर हैं चिराग पासवान, उनकी तरफ से ये नाम कई बार जो है वो पुकारा गया था। चलिए अब किरण रिजिजू आ गए हैं जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं पशुपति पारस। श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। पशुपति तथा पारस का शपथ मैं ग्रहण हो भय गया या है और पक्षपात, अभी इस वक्त किरण अनुराग या रिजिजू जो द्वेष है के वो बिना शपथ ले रहे हैं। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे। नीलम महाजन जी, मैं आपसे इस पर सवाल पूछूं। पशुपति जो यहाँ पर पारस ने शपथ ली है, इससे पहले मैं हमारे जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं सीमा गिल, उनसे मैं जानना चाहूंगी। सीमा जी, आप इसे किस तरह से देख रही हैं? ये इनाम मिल गया है, लेकिन चिराग पासवान एलजेपी के लिए से आप कितना बड़ा झटका आप मान रही हैं? देखिए, मैं वही कि बार बार जो मैं बात कर रही हूँ कायनात, वो ये है कि ये जो कैबिनेट विस्तार है, ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से जो भारतीय राजनीति में बीजेपी का जो गठबंधन को आगे 2024 के इलेक्शन को जिस तरीके से लेके जाना है, उसकी रूपरेखा एक तरह से तैयार की जा रही है। उसमें जो 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 गठबंधन है, क्योंकि जिस तरीके से पारस को यहाँ पर जगह दी गई है और कंट्रोवर्शियल, आपने देखा होगा कि जो पासवान का जो आज स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा भी है कि अगर उनको पार्टी के बिहाफ पे रखा गया तो मैं इसके लिए कोर्ट जाऊंगा। उनको इंडिविजुअली आप इंडिविजुअल तौर पर आप मंत्रिमंडल में ले सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी के बिहाफ पर पार्टी के कोटे से लिया जा रहा है तो डेफिनेटली ये मैं इसके लिए कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूं। तो ये जो बीच में जिस तरीके की जो राजनीति है और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले चुनाव में होगा, उस सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से जितना भी जो कैबिनेट है, जिस तरीके से अभी प्रभात त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि देखिए सारे जितने भी जो छोटी छोटी जो जातियां हैं, बैकवर्ड क्लास से खासकर जो बात कर रहे हैं, और खासकर यूपी में क्योंकि इलेक्शन है तो 7 चेहरों को वहां से रखा गया है। तो एक तो यूपी में इलेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन है, और उसके बाद फिर 2024 के इलेक्शन में किस तरीके से अभी सारी इस कैबिनेट में जगह दी जाए सबको, ताकि सबको एक तरह से सेटिस्फाई किया जाए। और एक जो गुणागणित होता है राजनीति में, उसको उसके लिए उसको साधना पूरी तरीके से मुझे लगता है इस कैबिनेट में रखा गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब बार बार हम बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस की, मैं त्रिपाठी जी से इस बार दोबारा से एक बार बात करना चाह रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम भी पूछना चाह रही थी, क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे। लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद जी को का त्यागपत्र लिया है, रविशंकर प्रसाद जी के काम को लेकर के मुझे नहीं लगता कोई किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन मीडिया में हो या सरकार के पास कोई इस तरह की हो कि वहां से कुछ सरकार उनसे नाखुश थी, या प्रकाश जावड़ेकर जी की बात कर रही हूँ मैं, रमेश पोखरियाल जी की बात कर रही हूँ। ये सब चीजों को जानना चाहती हूँ सरकार की कार्यशैली पर प्रभात जी से कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, जो बहुत बड़े डिफेंडर के तौर पे सामने आए। जिस तरीके से आप मीडिया की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के काम करने का तरीका अलग है। बहुत सी बातें बाहर मीडिया में नहीं आती है। एन रविशंकर प्रसाद एक बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए माने जाते थे, लेकिन जिस तरीके से ये सोशल मीडिया और ट्विटर का पूरा मामला हुआ, और देखिए मोदी जी अगर कोई भी चीज उनको परफॉर्मेंस के आधार पर कोई भी शिकायत मिलती है तो वो उसका कहीं ना कहीं गुणा भाग लगाते हैं, और हम लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाई है मीडिया को, क्योंकि वो क्षण के बाहर खबरें नहीं आती है। हर महीने फीडबैक, हर 15 दिन में फीडबैक दिया जाता है। कोई बड़ी बात एन रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर के संग और सदानंद गौड़ा जो हटाए गए, उन्होंने जिस तरीके से येदियुरप्पा के खिलाफ वहाँ अभियान चलाया कर्नाटक में, उनको वहाँ हटाया गया। तो कोई ना कोई बड़ी बात एन रविशंकर प्रसाद। नहीं, आपको क्या लगता है कि रविशंकर प्रसाद जी के लिए जो ट्विटर वॉर था वो अपने आप में बड़ा भारी पड़ गया? आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या चीज? रविशंकर जी, सीमा जी आपसे जानना चाह रही हैं कि रविशंकर प्रसाद और ट्विटर के बीच में जो कुछ यहाँ पर खींचतान देखी गई, विवाद हुआ, क्या वो भारी पड़ा है? क्या वो उनके मोदी कैबिनेट से बाहर होने का कारण रहा? आप ट्विटर वॉर की जो बार बार बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि नहीं, निश्चित तौर पे देखिए कायनात जी और नीलम जी, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ट्विटर पे इंटरनेशनल तरीके से एक छवि खराब हुई है भारत की, और जिस तरीके से एग्रेसिव हुए एन रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान पे आपको ये चीजें माननी पड़ेंगी, आदमी की प्राइवेसी और जिस तरीके से लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन और उसके बाद जिस तरीके से प्रकाश जावड़ेकर के मामले में, प्रकाश जावड़ेकर एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूरे देश की छवि कोविड के सेकंड कार्यकाल में पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे छवि खराब हुई, गंगा में बहती लाशें दिखाई गई, और जिस तरीके से पूरे विश्व में एक छवि खराब हुई, चाहे वो एन
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक यही तरीका रहता है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक प्रमोद महाजन बहुत कद्दावर मंत्री थे, उनको भी ये कह के हटाया गया था परफॉर्मेंस के आधार पर। लेकिन अगर परफॉर्मेंस का ही सवाल है, परफॉर्मेंस की ही बात है, तो अनुप्रिया पटेल को फिर से वापस क्यों लाया गया? अनुप्रिया पटेल जब मोदी सरकार के पहला टर्म था उसमें मंत्री थी, लेकिन सेकंड में उन्हें नहीं रखा गया, लेकिन अब बीच में इस तरह से उनको वापस लाया जाना। देखिए, अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं और उस समय जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो अनुप्रिया पटेल को ये कहा गया था कि अभी हम आपको बाद में मंत्रिमंडल में रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल लगातार दबाव बना रही थी और इधर ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश से निकल गए भारतीय जनता पार्टी से, और लगभग अनुप्रिया पटेल की करीब 30-40 सीटें ऐसी है विधानसभा की जो प्रभावित करती है, अपना दल वहां पे प्रभाव डालता है, तो अनुप्रिया पटेल नाराज थी और अनुप्रिया पटेल को वहां पे मनाने का, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है वहां के रोहनिया सीट से ये आती है, और जिस तरीके से वहां पे अनुप्रिया पटेल ने काम किया और जो फीडबैक मिला, तो अब प्रधानमंत्री मोदी ने उनको एक महिला होने के नाते और एक सहयोगी दल होने के नाते, और सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए 2024 के लिए जो कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं, चाहे वो सहयोगी दल हो, चाहे वो छोटी छोटी जाति के लोग हो, जिस तरीके से मोदी जी ने ये एक मैसेज दिया है, मोदी 2 का जो सेकंड जो ये विस्तार हुआ है, ये मोदी जी की युवा टीम का और सारे समावेश, सारे राज्यों को जिस तरीके से एक प्रतिनिधित्व मिला है और जिस तरीके से सारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है, खासतौर से इसको हम ओबीसी की सरकार कह सकते हैं। ये ओबीसी की सरकार कह मतलब सकते हैं। जी, वही है कायनात जो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रभात जी भी वहीं पे घूम फिर के वहीं पे आ रहे हैं कि बेसिकली जो इलेक्शन है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां देखिए अपना राजनीतिक हित हमेशा चुनावी समीकरणों को साधने का बिल्कुल प्रयास चुनाव किया जो गया है यूपी में है अभी, जैसे जैसे अनुप्रिया पटेल की बात कर रहे थे प्रभात जी, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर उनका असर हो सकता है तो उनको कैबिनेट में जगह दी गई। ये बात जो मैं कहना चाह रही थी वो यही बात मैं कह रही थी कि सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, जो आने वाला चुनाव है, चाहे वो राज्यों में विधानसभा चुनाव है या उसके साथ साथ जो 2024 का इलेक्शन है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। सीमा जी, इस वक्त मुझे लगता है कि दोनों ही चीजों को बैलेंस करना जो है सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हालात जो हैं वो, परिस्थितियां जो हैं वो बेहद प्रतिकूल हैं देश के सामने, देश ही नहीं दुनिया के सामने, और इन हालात को भी लेके चलना है, साथ ही यहाँ पर चुनावी जो समर है उसको भी साधना है, तो ऐसे में परफॉर्मेंस भी मायने रखती है, और दूसरा यहाँ पर जो पकड़ है समुदायों पर, वर्गों पर, वो भी यहाँ जरूर मायने रखती है। तो इस हिसाब से क्या लगता है कि ये जो विस्तार हुआ है ये दोनों ही तरीके से सही बैठता है? मैं आपसे, नीलम महाजन जी, ये इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी जी। और इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं जी। नीलम जी आऊंगी, एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर विवेक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर, और आपसे भी आकर इस पर हम चर्चा करेंगे जी। नीलम जी। जी कायनात जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है संविधान के तहत कि वह अपने मंत्रिमंडल में कभी भी किसी को ले सकते हैं, परंतु संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 80 से ज्यादा मंत्री नहीं लिए जा सकते। तो आज तो वो 80 की संख्या पूरी कर दी गई है। अब जैसे कि सीमा जी कह रही थी और हमारे दूसरे साथी कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर कई लोगों को निकाला गया। ये सच्ची बात है कि जो इतनी बड़ी संख्या से 2/3 से भी पार करके जो मोदी सरकार बनी हुई है, जो एक पैंडेमिक का क्राइसिस हुआ, जो मजदूरों का पलायन हुआ, जो ऑक्सीजन की कमी हुई, जो लोगों की मृत्यु हुई, और जिस प्रकार से कोविड-19 को बहुत समझदारी से नहीं झेला गया, और जो अभी सोशल मीडिया को लेकर, चाहे वह ट्विटर था, चाहे वह फेसबुक था, मार्क जुकरबर्ग या जैक डॉर्सी, जिस प्रकार से रविशंकर प्रसाद जी ने उनके साथ बहुत सख्ती का व्यवहार किया, वे मोदी सरकार के लिए अंतरराष्ट्रीय इमेज अच्छी नहीं बना पाया। और आप इस बात को जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वे अपनी छवि को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। और जो सोशल मीडिया का मुद्दा था, जिसे कि डिजिटल डेमोक्रेसी भी कहा जा रहा है,
उसके कारण पूरे दुनिया में बहुत किरकिरी हुई है। और अभी जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो कोविड का मामला हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई और जिस प्रकार से हमारे कुछ राज्यों में मानवाधिकार उल्लंघन भी हो रहे हैं, उन सब के कारण ये छवि हमारे जो सरकार थी, मोदी सरकार, वह खराब हो रही थी। फिर उनके पास 50 मंत्री अभी कम थे। और अभी जैसे मैं आपको एक डेटा देना चाहती हूँ, प्रसाद जी का मैंने आपको बताया, परंतु जैसे किरण रिजिजू को लिया इन्होंने। किरण रिजिजू गृह मंत्रालय में थे और किरण रिजिजू जो है नॉर्थ ईस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं। जैसे कि हमारे साथी कह रहे हैं बार बार कि 2024 को लेकर ये कैबिनेट एक्सपेंशन हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ये 2024 को लेकर हो रही है, क्योंकि अभी तो हम 2021 में ही हैं। 2024 में तो अभी 3 वर्ष पड़े हैं और जो एक उत्तरदायित्व था सभी मंत्रियों का, वे जो पूरा नहीं हुआ और जिससे कि जो परफॉर्मेंस है, हमारा जीडीपी है और जो हमारे पेट्रोल की प्राइसेस है और जो उनका मोदी सरकार का प्रोजेक्शन है, इसको बहुत ज्यादा आघात पहुंचा है। तो ये तो ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में ही पढ़े लिखे लोग लिए जा रहे हैं या इसी सरकार में ही प्रोफेशनल्स मतलब लिए यही जा है रहे कि हैं। इस चीज को बड़ी जल्दी महसूस कर लिया गया। जो परफॉर्मेंस है, सरकार की कार्यशैली है, उसको लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे थे, उसके बाद क्या ये जरूरत महसूस की गई कि अब जो है वक्त आ गया है विस्तार के साथ जो है फेरबदल का? जी, तो ऐसा है कि जैसे कि अभी महाराष्ट्र से इनको लिया गया, जो हमारे राणे जी हैं, राणे वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोंकणी नेता है वहाँ के। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। आघाड़ी सरकार है महाराष्ट्र में, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की। वह सोच के इनको लिया गया क्योंकि ये महाराष्ट्र के बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं। इसी प्रकार से महिलाओं को लिया गया, युवाओं को लिया गया, प्रोफेशनल्स को लिया गया, ताकि जो मोदी सरकार की एक रूपरेखा है वो ऐसे बन के आए कि इट इज फॉर द राइजिंग इंडिया, इट इज फॉर द न्यू इंडिया। जो मोदी जी हर समय कहते हैं कि हम न्यू इंडिया के लिए हैं और डिजिटल इंडिया के लिए हैं। और वो जो डिजिटल इंडिया का था, अभी मोदी जी कह रहे थे जैसे वन 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 इंडिया वन सिटीजन की। अनुराग ठाकुर भी इस वक्त जो हैं वो शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं इस वक्त अनुराग ठाकुर, और प्रमोशन तय माना जा रहा था अनुराग ठाकुर का। भी ये देखने वाली बात रहेगी अब कौन सा मंत्रालय जो है इनको दिया जाएगा। कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चलिए, हमारे साथ में इस पर बातचीत और करने के लिए प्रोफेसर विवेक जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रोफेसर विवेक। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एनडीए के जितने घटक दल हैं, क्या लगता है आपको कि सभी को इस विस्तार में समायोजित करने का भरपूर प्रयास किया गया है? कोई अब नाराज नहीं रहेगा? कायनात की नमस्कार। देखिए, बहुत स्पष्ट है और यह बहुत उम्मीद हम लोगों को भी थी कि ऐसे ही जो मंडल में फेरबदल होने जा रहा है ये बड़ा होगा। क्योंकि अब बड़ा इसलिए होगा, अगर छोटा होता तो ये लगता कि केवल जो है ना बस चेंज किए हैं, इससे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। जी, आप देख रहे होंगे, अगर अभी आप लोग बात कर भी रहे थे कि बड़े बड़े खास करके आप देखिए, अगर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का होगा कि जो कोविड-19 में जिस तरीके से खास करके सेकंड जो हमारी जो वेव आई थी उसमें जिस तरीके से उम्मीद कर रहे थे वैसा काम नहीं किया, और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे इसकी वजह से उनको हटना पड़ा। तो एक फैक्टर तो हो सकता है जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री को रिजाइन करना पड़ा। दूसरा फैक्टर ये है जो कि जो लेखी जी आ गई हैं, तो एक दिल्ली से दो मंत्री रहना मुश्किल था, तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे सदानंद गौड़ा जी है, संतोष गंगवार, आपने देखा होगा कि खास करके जो लेबरर्स
मेट्रो सिटी से गांव की तरफ भागे और उन पर कोई देखभाल नहीं किया गया उनको जाने आने के लिए। और इसकी वजह से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सरकार की जो छवि खराब हुई है उनको जो है खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसके अलावा अभी बात हो रही थी यहाँ पे कि प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद, हालांकि इन दोनों के कामकाज को लेकर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, किसकी परफॉर्मेंस ठीक ही नहीं होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन रविशंकर प्रसाद और ट्विटर आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें हुई। और अगर आप ट्विटर जैसे एक ऐसी कंपनी जिसके की 150 से ज्यादा देशों में लोग उसको यूज कर रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार की छवि धूमिल होती है, तो हो सकता है इसकी वजह से या हो सकता है किसी और वजह से उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा। अभी गिल जी बहुत साफ और अच्छे से समझा रही थी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, कोई भी ये जो सब काम किए जाते हैं इसका उद्देश्य अल्टीमेटली जो राजनीतिक होता है। अब नारायण राणे जैसे आपको पता है महाराष्ट्र के गद्दावर नेता थे, शिवसेना के थे और अभी जो है भाजपा में आए हैं। तो आखिर आपको जो है शिवसेना से लड़ना है, उद्धव ठाकरे पर एक आपको चेक बना के रखना है। इसके लिए जो है नारायण राणे को लाया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लाया गया है बताने के लिए। और देखिए कायनात जी, एक बड़ा इशारा है कि दल बदलू जो है उनके लिए कि आपके लिए सब कुछ ठीक है, अगर आप आएंगे तो आप मंत्री बन सकते हैं। तो ये दल बदलू के लिए एक इशारा है। आपको पता है कि 2022 में यूपी में चुनाव है और 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव है। तो कहीं न कहीं एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है। यानी अभी भी कांग्रेस के कुछ और दूसरे नेताओं को अपनी तरफ खींचने की ये कोशिश भी कह सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आई, फिर से कांग्रेस की और कई दूसरे दिग्गजों को बीजेपी अपनी तरफ मिला सके या वो आ सके, ये भी कह सकते हैं कि इस तौर पर दिखाया गया है। क्योंकि चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में और एक जो है इंडिकेशन दिया गया है और समझदार को इशारा काफी राजनीति में चलती रहती है। तो चलिए, बीच में आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त अनुप्रिया पटेल जो हैं पद और गोपनीयता की शपथ ले रही हैं। श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से इनका ताल्लुक और अपना दल की प्रमुख है अनुप्रिया पटेल और एक बार फिर से अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन गई हैं। जी प्रोफेसर विवेक जी, अनुप्रिया पटेल के बारे में मैं कहना चाहूंगा। देखिए, अपना दल के वो नेता है और आपको पता है कि लगभग 3% से ज्यादा उनके जो समर्थक हैं उत्तर प्रदेश में है और एक गठबंधन के महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो अनुप्रिया पटेल को साधना जरूरी था, खास करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल शुरुआत में उन्होंने शपथ लिया। देखिए, असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने अपनी एक तरीके से आप कह दीजिए उन्होंने अपनी कुर्सी का कुर्बानी दे दिया। अब देखिए, अगर भाजपा ने ये भी मंत्रिमंडल के विस्तार के समय यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको भी स्थान आपका पार्टी में और आपको भी मंत्री बनाया जा सकता है। मतलब निराश होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। अगर अभी कुछ लिया गया है तो आगे कुछ दिया भी जा सकता है। भविष्य में आशान्वित रहिए। जी बिल्कुल। और देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके अगर मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बात करें। पहला है क्षेत्रीय समीकरण और दूसरा है जातीय समीकरण। इन दोनों को बिना साधे आप कोई भी चुनाव, और देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये डिसाइड कर देगा कि आपका जो सेमीफाइनल आप बोल सकते हैं, खास करके 2024 के चुनाव के लिए। तो इसको बहुत सीरियसली प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। देखिए कायनात से अगर आप ट्रेंड देखिए तो अगर आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक ट्रेंड रहा है और उसको देखते हैं यूपी को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जातीय समीकरण भी है और उसमें एससी एसटी ओबीसी आप देख रहे होंगे मंत्री बनाए जा रहे हैं। इस वक्त एसपी सिंह बघेल ले रहे हैं शपथ, राज्य मंत्री पद की शपथ इन्होंने यहाँ पर ग्रहण की है।
तो कुछ का प्रमोशन भी हुआ है इस नए मंत्रिमंडल विस्तार में। प्रभात त्रिपाठी जी, क्या मानते हैं यहाँ पर कि ये जो अभी विस्तार हो रहा है, किन राज्यों को सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान में रखा गया है, प्राथमिकता दी गई है? अगर बात गुजरात की करें तो 5 मंत्री गुजरात को दिए गए हैं, 4 वेस्ट बंगाल को दिए गए हैं इस नए मंत्रिमंडल में, और 7 जो है उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं। देखिए कायनात जी, जिस तरीके से गुजरात और क्योंकि अभी जो 5 चुनाव होने हैं राज्यों के, उसमें हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य है, जिसमें उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और गुजरात से 5 लोगों को, और हिमाचल से अनुराग ठाकुर का प्रमोशन किया गया है। तो ये सबसे बड़ी चीज। देखिए, मैं फिर एक बार आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे पैनल में लोग बैठे हुए हैं, ये मंत्रिमंडल का विस्तार परफॉर्मेंस के आधार पे और एक नया जो मोदी जी का एक नया कंसेप्ट है, जो जिस तरीके से मोदी जी ने नए भारत की और आत्मनिर्भर भारत की बात की है, और मोदी जी जानते हैं कि अब युवाओं का जमाना आने वाला समय युवाओं का है, तो उन्होंने जो औसत आयु 58 की रखी है और 50 के नीचे करीब 7-8 मंत्री हैं और 58 और 50 के बीच में काफी मंत्री हैं। तो जिस तरीके से आयु के आधार पे और जातिगत आधार पे जो कील काटे दुरुस्त किए गए हैं, देखिए पूरा होमवर्क करके ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो 7 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें पूर्वांचल, ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, इन सबको प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे कि सारी क्या ये कह सकते हैं प्रभात त्रिपाठी जी, इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए और 7 चेहरों को जगह देके मोदी कैबिनेट में प्रदेश के चुनाव को एक तरीके से चुनावी समीकरणों को साधने का काम कर दिया है? निश्चित तौर पे देखिए कायनात जी, 2022 का चुनाव आपको याद होगा भी 1 महीने से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी कवायद चल रही थी। बीएल संतोष आए थे और हौसले आए थे संघ के लोग, और लगातार ये लग रहा था कि जैसे योगी जी का नेतृत्व, योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही थी, लेकिन वहां तो हो नहीं पाया। मोदी सरकार का जो कि जिसकी चर्चा तक नहीं थी, वो हो गया। किया जा रहा था केंद्रीय मंत्रिमंडल का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो एडजस्टमेंट किया गया है, उसके बाद अभी 5 विधान परिषद के सदस्य नॉमिनेट होने हैं, कल परसों वो नाम घोषित हो जाएंगे, और जो शर्मा जी आए थे ब्यूरोक्रेट, वो भी अभी वेटिंग में बैठे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी एक व्यापक फेरबदल होगा। मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे दूं कि अभी मामला शांत कर दिया गया है। तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का विस्तार के बाद अभी सेंटर में एक अभी लोकसभा का सत्र भी आने वाला है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है शीतकालीन। और मैं आपको एक खबर दे दूं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पृथक राज्य, 3 राज्य अलग बनाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से पास करा के इसी दिसंबर तक 3 राज्यों का एक नोटिफिकेशन भी करा देगी, इसमें पूर्वांचल शामिल है, पश्चिम शामिल है, मतलब परिसीमन की भी शुरुआत होगी, परिसीमन किया जाएगा। होने वाली है उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ देखना बाकी है। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार अगर हो गया है तो ये इसी का इंतजार किया जा रहा था, और मोदी जी कब कितनी बड़ी उठापटक कर देंगे ये किसी को भरोसा नहीं है। और अभी जो केंद्र में मंत्री है वो आश्वस्त ना हो, जो सत्तावर मंत्री है कि उनकी कुर्सी बची हुई है, बीच में उनकी कुर्सी भी जा सकती है। तो अभी काफी बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में ही या और अभी आप देख रहे हैं जी। प्रभात जी, एक चीज और आपसे, आपने क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है अभी बीच में, कि बोल रहे हैं कि आप यूपी में बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है, और जो आप 3 जो एरिया की बात कर रहे हैं यूपी में, उसको किस तरीके से, उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने की जरूरत है कि परिसीमन की बात है या राज्य को 3 अलग राज्य बनाने की बात, कुछ ऐसा? क्योंकि ऐसा बीच में उठा था बीजेपी की तरफ से, ऐसा माना जा रहा था कि 3 अलग अलग राज्य। सीमा जी पूछ रहे हैं आपसे जी। पार्टी 2022 में अगर ये छोटे छोटे राज्य बना के चुनाव लड़ती है तो उसको फायदा है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सीधे वो चुनाव मैदान में 402 सीटों पे जाती है, और सबसे बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही उत्तरांचल बना था, आपको याद होगा। तो जो ये 3 राज्यों की मांग बहुत दिनों से चल रही है, जबकि बीएसपी ने उस मांग के प्रस्ताव को विधानसभा से पास नहीं किया था, और बहुजन समाज पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल रही है, क्योंकि अगला केंद्र में कोई बड़ा पद जो है मायावती को मिलने जा रहा है। मैं आपको 2-3 चीजें एक्सक्लूसिव बताना चाह रहा हूँ कि दिसंबर के पहले उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाएगा, ये मुझे पक्की सूचना है। और अगस्त में जिस तरीके से हमारा विधानसभा सत्र
शीतकालीन सत्र चलेगा, वहां से प्रस्ताव पास करके केंद्र में जाएगा और वहां से नोटिफिकेशन हो जाएगा और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद रहेगा। प्रभात जी, जो मंत्रिमंडल की पूरी कवायद की गई है, ये कवायद पहले परफॉर्मेंस के आधार पे जो कोविड पे जो पोजीशन खराब हुई है, वो मोदी जी कब क्या कर देंगे ये मीडिया को अंतिम समय तक नहीं पता होता है। लेकिन प्रभात जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप बार बार कह रहे हैं कि मीडिया को नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता होता है तो आप मीडिया से ही तो हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप मीडिया के हैं, आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि 3 राज्य में विघटित हो सकता है यूपी। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए दो बातें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। एक तरफ तो कहते हैं कि मोदी जी का जो विजन है वो देश के लिए है, वो देश को आगे लेके जाना चाहता है, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो 3 राज्यों में डिवाइड हो सकता है यूपी, तो ये तो फिर राजनीतिक हो गया ना। 3 राज्यों में विभाजित होने का मतलब है कि क्या वो राज्यों की भलाई के लिए है या सिर्फ हम पावर में कितनी भागीदारी सीमा जी आपसे पूछ रहे हैं, प्रभात जी, सीमा जी का सवाल है। मैं नीलम जी, सीमा गिल बोल रही हूँ, प्रभात जी सीमा गिल बोल रही हूँ। ऐसा है कि 3 राज्यों का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में कई दिनों से आते हैं नीलम जी, आती हूँ आपकी तरफ भी, आते हैं नीलम जी आपकी तरफ भी आते हैं। जी प्रभात जी। तो ये जो सीमा जी, ये जो 3 राज्यों की बात मैं कर रहा हूँ, ये 3 राज्यों का, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और इस तरीके से अगर वो 3 राज्यों पे ये विभाजित करते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को ही इसका फायदा होगा और जितने भी छोटे राज्य बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हीं के कार्यकाल में बने हैं और ये मास्टर स्ट्रोक होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ये प्लान बनाया था लेकिन इस पे यू टर्न हो गया। आपको शायद पता नहीं कि अभी जो अंदर की खबरें जो हमारे पास हैं उसके हिसाब से ऐसा बोला जा रहा है कि उससे कुछ फायदा बीजेपी को होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न यूपी की बात करें तो ऑलरेडी फार्मा एजिटेशन की वजह से उसका पूरी तरीके से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें ईस्टर्न यूपी की तो वहां पर समाजवादी पार्टी की ऑलरेडी, तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि बीजेपी के हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। इस पर पहले एक बार मंथन हो रहा था, लेकिन मेरे पास जो अंदर की खबर है उसके हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये बीजेपी का प्लान था लेकिन ये प्लान चेंज हो चुका है। आप इस पे क्या कहते हैं विवेक जी? मैं जानना चाहती हूँ। सीमा जी, जिस तरीके से आते विवेक जी, जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्लान आगे का है, मैं वो प्लान आपको बता रहा हूँ। मुझे सूचना है कि विधानसभा में शीतकालीन सत्र में ये 3 राज्यों का प्रस्ताव, चलिए प्रभात जी कह रहे हैं इस तरह का प्रस्ताव जाएगा। सीमा जी ने कहा कि इस तरह का हो सकता था प्लान, लेकिन इसमें चेंजेस हो चुके हैं। इस पर नीलम जी क्या कहते हैं, प्रोफेसर विवेक क्या कहते हैं? मैं चाहूंगी एक एक करके आप अपनी बात रखें। जी प्रोफेसर विवेक। जी देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं गहराई से समझ रहा हूँ राजनीति को। देखिए, ये जो प्रस्ताव था, बिल्कुल सीमा जी ने ठीक कहा, एक समय था लेकिन बाद में सोचा समझा गया कि इससे जो है नुकसान ज्यादा होगा, फायदा नहीं होगा, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आप देखिए तो अगर, हाँ एक बात आप कर सकते हो, अगर आप योगी आदित्यनाथ के पद को अगर आप कतरना चाहते हैं तो ये आप कम ला सकते हैं, लेकिन आज के तारीख में सीमा जी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि योगी आदित्यनाथ जैसा तत्काल नेता, जो कि सीधे किसी को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सीधे किसी की भी चुनौती दे सकता है, उसके पीछे पूरा का पूरा आरएसएस का हाथ है। और जाहिर सी बात है 2024-2029 के बाद कोई तो प्रधानमंत्री बनेगा, तो सबसे ठीक नेता तो योगी आदित्यनाथ ही हैं। तो उनको, आपको फ्यूचर को देखना, आरएसएस फ्यूचर को देखता है। वो 10 साल 5 साल एक चुनाव जीतना हारने के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल विवेक जी, इसमें यूपी का, क्योंकि जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है बीजेपी का, शायद वो भी नहीं सधेगा, वो भी, उस पर भी कहीं ना कहीं डेंट लग सकता है। नीलम जी अब कायनात, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छे स्लोगन्स हैं। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आज हमारा जीडीपी पूरी दुनिया में लगभग सबसे कम है, और हम किस चीज में आत्मनिर्भर हो रहे हैं? आज पेट्रोल की कीमत दिल्ली में भी 100 से पार कर गई है। तो दीज आर वेरी नोशनल थिंग्स। और जहां तक प्रभात जी और डॉक्टर विवेक जी ने भी कहा, डॉक्टर विवेक सिंह जी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश को और अधिक 3 भागों में खंडित करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
दूसरा एक मुद्दा मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वह है कश्मीर का मुद्दा, जो 370 के तहत कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, और अब जो कश्मीर को राज्य बनाना है वह हमारे प्रधानमंत्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया की और मानवाधिकार संगठनों की भी नजर है। और जहां तक आयु की बात है कायनात जी, तो हमारे प्रधानमंत्री खुद भी 72 इयर्स के हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो 78 इयर्स की आयु में वहां के राष्ट्रपति बने। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आयु की सीमाएं बांधी जा रही हैं इनका कोई महत्व है। और लेकिन इसके साथ कैबिनेट में जिन मंत्रियों को शामिल किया है इसके साथ साथ आयु को तो ध्यान रखा ही गया है कि केरला में जो सीएम कैंडिडेट हैं मिस्टर मेट्रो जो आप कहे जा रहे श्रीधरन जी, उनकी आयु तो आपको सबको पता है कि अगर सिर्फ युवा ही काम कर सकते तो फिर श्रीधरन के नाम पर नहीं खेला जाता ना केरला में। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ और सिर्फ युवा, लेकिन हाँ युवा चेहरा है इस कैबिनेट का, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नीलम जी एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार हम बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि ट्विटर वार को लेकर के रविशंकर जी को त्यागपत्र लिया गया, क्या उससे क्या एक हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे छवि खराब हुई है, लेकिन अगर हम इस ट्विटर वॉर को अगर पूरी तरीके से देखते हैं और सिर्फ वो एक कारण है उसकी वजह से अगर हम अपने मंत्री का इस्तीफा ले लेते हैं तो ये क्या नेगेटिव नहीं जाएगा हिंदुस्तान के लिए? क्योंकि ट्विटर में जिस तरीके से वार हुआ उसमें जिस तरीके से डायलॉग हो रहा था ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट की हो गई थी, तो अगर हम अपनी गवर्नमेंट में मिनिस्टर का इस्तीफा ले लेते हैं ये तो एक तरह से ऐसे लगा कि हमने ट्विटर को ये दिखा दिया कि आप सही थे और हमारा मिनिस्टर गलत था। क्या ये मैसेज गलत नहीं जाएगा उल्टा हिंदुस्तान पूरे दुनिया भर के सामने? अगर यही एक कारण है तो मैं जानना चाहती हूँ आपको। जी जी, तो मैं आपके विचारों का बहुत सम्मान करती हूँ, परंतु आपको मालूम होगा कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला है कि ट्विटर को भारत के जितने भी कानून है उन्हें मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और ट्विटर जैक डॉर्सी जो है उन्होंने भी ये कहा है, उन्होंने एक ग्रीवांस ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिया। और जैसे आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके 800 करोड़ की फॉलोइंग है, उसमें क्या व्यक्ति क्या लिखेगा वो प्री डिसाइड नहीं किया जा सकता। और जहां तक मैं मानती हूँ, तो आपको मालूम है मार्क ज़ुकरबर्ग को अमेरिकन सेनेट में बुलाया गया था, वो तो लगभग अरेस्ट होने से बचे थे। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। और जो हमारा भारत देश है वो इतना कमजोर नहीं है कि कोई सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्च इंजिन्स हैं, यदि उनके साथ हमारा कुछ मतभेद है तो हमारा देश विभाजित हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, यही मैं जानना चाह रही हूँ, आप बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं। लेकिन नीलम मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ये वजह हो सकती है कि रविशंकर प्रसाद जी से इस्तीफा ले लिया जाए? ये तो मुझे नहीं लगता कि क्या ये वजह ही काफी है, या आप मानते हैं इसके पीछे और कुछ दूसरे कारण भी रहे इन इस्तीफों के पीछे? नहीं, वैसे जो रविशंकर जी लॉ मिनिस्टर भी थे और रविशंकर जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी थे, पर आपने देखा होगा कि पिछले 6 वर्षों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ खास विकास भी नहीं हुआ, और ना ही रोजगार, जो कि आजकल तो वर्क एट होम का जो सिस्टम लागू हो गया है पैंडेमिक के कारण, तो हमारे युवाओं को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब्स भी नहीं मिले, बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ वेरी हबिंग फील्ड। और वहां पर कुछ ना कुछ हमारे को नए सर्च इंजिन्स बनाने चाहिए। हमारे देश में अपना फेसबुक का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कू का एक प्लेटफॉर्म निकला है बैंगलोर से, परंतु वह अभी बहुत छोटा है। इस प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कार्य किया जा सकता है। हो सकता है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ सीमा, क्योंकि रविशंकर प्रसाद एक बहुत ही वरिष्ठ राजनेता है बिहार के। आंतरिक कारण क्या होंगे इसका हम फिर कभी विश्लेषण करेंगे। नहीं बिल्कुल। इसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म और भी कई मिनिस्टर्स रहे जिनके इस्तीफे हुए हैं, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर हैं, सूचना प्रसारण मंत्री थे जिनको अपना इस्तीफा जो है वो देना पड़ा। इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री। तो इन इस्तीफों के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? संतोष गंगवार जी का जो इस्तीफा था वे इसलिए था क्योंकि जब पैंडेमिक का, जब हमारे लॉकडाउन का पार्ट 1 हुआ और जब हमारे मजदूर और श्रमिक अपने अपने राज्यों में वापस गए, तो वह लेबर डिपार्टमेंट का हिस्सा था। उन्हें बहुत कष्ट हुआ और आपने देखा होगा मीडिया ने उसको बहुत दिखाया था।
तो जैसे आप लोग सब जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री तो मंत्रालयों का कार्य नहीं करेंगे, हर मंत्री को स्वयं करना होता है। तो उस क्षेत्र में संतोष गंगवार जी को हटाना मेरे अनुसार ठीक था, बिकॉज ही मे बी फ्रॉम आरएसएस, क्योंकि अभी आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत से लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हैं, और उनकी परफॉर्मेंस और जो लेबर मंत्रालय के जो श्रमिकों को सहायता नहीं दी गई, उससे विश्व भर में हमारे देश की छवि खराब हुई थी। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बात का संज्ञान लिया, और फिर जी सुप्रीम कोर्ट तक ने श्रमिकों की हालत का संज्ञान लिया था। एक चीज और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो आप देख रहे थे जब कैबिनेट मीटिंग होनी थी, लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल हो गई, और उसके बाद लेकिन जो प्रधानमंत्री के आवास पर जितने भी जो मंत्री थे शपथ लेने जा रहे थे, मीटिंग थी, तो उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से मैसेज दिया गया, जो इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आई कि प्रधानमंत्री जी मतलब किसी भी मंत्री के काम को हस्तक्षेप नहीं करते, उनको पूरी फ्रीडम देते हैं। जो मिस परसेप्शन बनी हुई है उसको ये तोड़ने की कोशिश की गई। और आप जिस तरीके से देखेंगे, देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, मुझे लगता है कायनात, जिस पर फोकस करने की जरूरत है हम सबको। पैनल पूरा मैं चाहती हूं, क्योंकि आज हमने पूरी तरीके से इसको नॉन पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म इसलिए रखा है कि हम इसका प्रॉपर तरीके से आकलन कर सकें। देखिए जिस तरीके से आप देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरीके से फ्रंट में रखा गया पूरे, आप मीटिंग में उस दौरान देखिएगा कि प्रधानमंत्री के आसपास वो दिख रहे थे, और तमाम जो वो लोग थे, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि बार बार जो मैं बात कर रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट नहीं है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि एक तो जो टॉप लीडरशिप है आपको उसको मानना पड़ेगा, अगर आप उससे थोड़ा सा भी इधर उधर जाते हैं तो आप कभी भी आपको बाय बाय बोला जा सकता है। दूसरा है कि मैं इस पर सभी पैनलिस्ट से जानना चाहती हूँ, क्योंकि इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जानना मंथन करना बेहद ज़रूरी है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं जो आगे चैलेंज है, क्योंकि आगे भले 2024 में इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले हमारे पास सरकार के पास सिर्फ 2 साल हैं जो परफॉर्म करने के लिए, और जिस तरीके से पूरा पेंडेमिक पीरियड में जो चैलेंज आया है सामने, या प्रभात जी प्रभात जी, मैं इस पे जानना चाहती हूँ, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जो चैलेंज आए हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जीडीपी लगातार घटती जा रही है, क्या फाइनेंस मिनिस्टर पर भी कोई आंच आ सकती है आने वाले टाइम में, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री जी के लिए प्राइम फोकस है, और अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो क्या सीतारमन की भी कुर्सी जा सकती है आने वाले टाइम में? देखिए सीमा जी, मैंने पहले ही कहा कि जो कद्दावर मंत्री अभी मंत्रिमंडल में बैठे हैं, चाहे वो वित्त मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, वो अपने आप को महफूज न समझे। यहाँ पेट्रोलियम मंत्री को हम भूल रहे हैं का जो रिपोर्ट कार्ड है वो प्रधानमंत्री लगातार फीडबैक ले रहे हैं। अगर उनका भी काम सही नहीं होगा तो आप एक और गिरफ्तार देखेंगी, आप और इस्तीफे देखेंगी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, इस पूरे मंत्रिमंडल का जो पूरा एक नब्बो नवाब है वो ये है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परफॉर्मेंस को तवज्जो दी है, एजुकेशन को, शिक्षा को तवज्जो दी है, और अपने सहयोगी दलों को तवज्जो दी है। आपने कहा कि पहली बार एजुकेशन को, परफॉर्मेंस को तवज्जो दी गई है। त्रिपाठी जी, इस पर हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन प्रोफेसर विवेक हैं, शायद उनको कहीं जल्दी जाना है। मैं चाहूंगी जरा उनसे हम जल्दी से इस पर बातचीत कर लेते हैं। जी प्रोफेसर विवेक जी हमारे साथ जुड़े हैं आप? चले लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। जी त्रिपाठी जी। जी, मैं ये कह रहा था कायनात जी कि जिस तरीके से ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ये बहुप्रतीक्षित विस्तार था, काफी दिनों से ये टल रहा था, और क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया, और सबसे बड़ी चीज, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस मंत्रिमंडल विस्तार का कितना असर और कितना प्रभाव आप देख रहे हैं कि हो पाएगा, सरकार को, मोदी सरकार को कितना फायदा इसका मिल पाएगा? क्या देश की जो अभी देश के सामने जो चैलेंजेस खड़े हुए हैं, जो समस्याएं हैं, क्या उनको सॉल्व करने में ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो हेल्प कर पाएगा? और साथ ही यहाँ पर कि जो चुनावी आपने पहले हम उस पर बातचीत कर चुके हैं कि जो चुनावी समीकरण है वो तो साधने की कोशिश की ही गई है, उसमें किस हद तक कितना कामयाब रहने वाला है ये? सबसे पहले देश के लिए कितना फायदा? हमारे देश में जी हर 15 महीने में या 3 महीने में चुनाव होता है। ये एक सबसे बड़ा हमारे देश का एक ये है कि एक जो हमारी ग्रोथ या जीडीपी जो गिर रही है, चुनाव हमारा सबसे बड़ा एक जो है ये एक इसे हम कहेंगे, जबकि एक नेशन एक चुनाव की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कही भी है, और भारतीय जनता पार्टी का ये है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, लेकिन वो संभव भी नहीं है। हर 3 महीने में चुनाव मोड में, और कुछ पार्टी तो चुनाव मोड में 24 घंटे रहती है। और रही बात विपक्ष की, वो तो
चुनाव बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के आपसी उसमें जो है वो पीछे बैकडाउन कर जाती है। आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण राज्य गुजरात है, क्योंकि गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी रिपीट नहीं कर पाई और ये जिस तरीके से जातीय समीकरण साधने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार भारी मैंडेट के साथ 325 विधायक लेके आई थी, सीमा जी ने हमारी बात को काटा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको काटने का अधिकार है। मैं मानता हूं 325 का जो मैंडेट मिला था उत्तर प्रदेश में, वो 325 का मैंडेट क्या अगर एक राज्य का सबसे बड़ा राज्य जिसमें 402 एमएलए हो, अगर वहां पे राज्यों का विभाजन होता है तो 100-120 सीटों का एक स्टेट बनेगा, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूर्वांचल हो। और मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आपके सामने। आप कहेंगे कि प्रभात त्रिपाठी आज कई नई बातें कह रहे हैं। योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले 2022 में चुनाव का चेहरा हो सकते हैं या उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन योगी को केंद्र में एक बड़े पद पे, और मैं 2 बड़ी बातें कहने जा रहा हूँ आपके पास कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतः प्रधानमंत्री पद का त्याग करेंगे और वो देश के नए राष्ट्रपति होंगे, और योगी जी देश के एक बार फिर से जो बात आप कह रहे हैं, राजनीतिक संभावनाओं का कह सकते हैं कि क्षेत्र यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। ये एक दूरदर्शिता की मैंने एक पत्रकारिता, मुझे 35 साल पत्रकारिता के हो गए हैं, मुझे ठीक है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो आपने कह दिया जानना चाहते हैं कायनात, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आप प्रभात जी बोल रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो आपने बात कही ये तो किसी दूर दूर तक किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप कह रहे हैं तो आप पर ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं, लेकिन जानना जरूर चाहेंगे कि ये संभावना कहाँ से कैसे आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, उसके बाद 2024 तक तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी प्रधानमंत्री जी इस मोड में हैं कि वो प्रधानमंत्रीशिप को छोड़ने के कोई रास्ता आप इसको किस तरीके से देख पा रहे हैं? और क्यों नहीं, मैंने इसको देखिए सीमा जी, मैंने इस तरीके से इसका पॉलिटिकल एनालिसिस किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी किसी दूसरे के ऊपर उम्र का अगर वो एक मानक रखते हैं, चाहे वो आडवाणी जी रहे हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी रहे हो, या और भी नेता रहे हो, हमारे कानपुर से एक सांसद का नाम चल रहा था पचौरी जी का, वो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, अगर उनको मंत्रिमंडल में लिया जाता तो मैं मानता कि युवा की उम्र का मामला नहीं रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज एक ऐसी बड़ी लकीर खींच दी है जो 60 साल के ऊपर के वालों को संदेश ये दे दिया है कि अब देश की राजनीति में युवा लोगों के हाथ में हम कमान सौंप रहे हैं। नीलम जी बहुत मुस्कुरा रही है इस बात पर। होगी और जो 60 के नीचे होगा, हम कह रहे हैं अभी वो 1 साल और खींचने जाएंगे कुछ लोगों को, लेकिन आप देखिएगा देश की राजनीति में युवाओं का और नए लोगों का जिस तरीके से पहले क्या होता था कि मंत्रिमंडल में 90% लोग हाई स्कूल और इंटर पास नहीं हुआ करते थे, आज 62 मंत्री ग्रेजुएट हैं मोदी की सरकार में। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई को तवज्जो दी गई है, कहीं ना कहीं शिक्षा को तवज्जो दी गई है, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को तवज्जो दी गई है, उम्र का भी ख्याल रखा जा रहा है। कहना मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत रिएक्शन की जरूरत है कि एजुकेशन बहुत बार आई है। प्रभात जी एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, फिर उसके बाद नीलम के पास चलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया उस पर नीलम का रिएक्शन बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज जो आप बार बार बोल रहे हैं एजुकेशन की बात, लेकिन पोखरियाल जी का तो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपको क्या लगता है कि पोखरियाल जी उस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को और उनके टाइम पे ही जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो लेके आई गई है सरकार की तरफ से तक जिसे लागू करने की बात सरकार कर रही है, ये पोखरियाल के समय में हुआ, फिर आपको कहाँ लगता है कि कहाँ पर चूक हुई है, या पोखरियाल जी क्या से ज्यादा अच्छा? सीमा जी देखिए, पोखरियाल जी अभी कोविड अभी उनको कोरोना हो गया था, वो अस्वस्थ भी थे, और उनके शिक्षा मंत्रालय में कुछ काम ऐसे जो कुछ चीजें ऐसी आई जो मोदी जी को शिकायत मिली थी। देखिए शिक्षा नीति आप ले आए, आप पढ़े लिखे थे, शिक्षा नीति तो आनी थी। मोदी जी के नेतृत्व में अगर जो मंत्री काम करेगा वो उसको काम करना पड़ेगा। अभी कौन सा चेहरा आपको लगता है कि जिसको शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है? आपके प्रकाश जावड़ेकर हो,
चाहे सदानंद गौड़ा हो, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। एक आध दिन बाद आप देखिएगा पूरी तस्वीर खुल के सामने आएगी कि 12 मंत्रिमंडल में लगभग 6 मंत्री क्यों हटाए गए हैं, क्या बड़ा रीजन था। अभी एकदम से अभी तो राष्ट्रपति भवन में समारोह चल रहा है और सारे मंत्री उनके आसपास बैठे हुए हैं, लेकिन राजनीति में कयास, देखिए कयास, ये कयास नहीं है जो मैंने कयासबाजी लगाई, क्योंकि योगी जी का परफॉर्मेंस देश के बाद, अगर मोदी जी के बाद अगर किसी का नाम दिया जाता है, लेकिन तो अमित शाह जी लाइन में है प्रधानमंत्री, आपको नहीं लगता कि अमित शाह जी लाइन में होंगे? नीलम जी, प्रधानमंत्री बताया और राष्ट्रपति मोदी जी को बताया, क्योंकि मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे ये मेरा मानना है, और देश के अंदर एक नई परंपरा, एक नई प्रक्रिया आने वाली है। लेकिन त्रिपाठी जी के इस ख्याल पर नीलम जी आपका क्या ख्याल है, उसके बाद मैं आगे आपसे सवाल जरूर करूंगी। हमारा देश राष्ट्रपति प्रणाली पे जाने वाला है, आने वाले समय में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की तरफ जाने वाला है हमारा देश। अब आप 2024 में ये मत देखिए, 2024 में योगी जी प्रधानमंत्री अगर होंगे तो देश के राष्ट्रपति श्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो जो देश का एक फेडरल तंत्र है, जैसे अमेरिका में इलेक्शन होता है। लेकिन आपने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी त्रिपाठी जी, आपने पूरी तस्वीर बदल दी। पूरा आपने तो इलेक्शन का रिजल्ट ही साफ कर दिया कि 2024 में बीजेपी जो है वो फिर से आने वाली है सरकार में, और प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो योगी हो जाएंगे और राष्ट्रपति जो है वो मोदी होंगे। इस बीच आपको विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। मैं आपसे इस पर जवाब लूंगी, लेकिन नीलम जी, मैं पहले आपकी प्रतिक्रिया कि जो त्रिपाठी जी का ख्याल है उस पर आपका क्या ख्याल है? मेरे लिए प्रभात जी जो कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी राष्ट्रपति होंगे और मोदी प्रधानमंत्री होंगे, मेरे लिए पत्रकार होने के नाते 24 तो पूरा समय भी नहीं जाएगा कोविड के बाद, और ये बहुत फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस बेस्ड ऑन नो डेटा है। इस प्रकार से कहना में हमारे जो एक भारत का संवैधानिक स्ट्रक्चर है उसके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आएंगे तो राज्यों की पावर्स भी खत्म हो जाती हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन यूएसए, जो अमेरिका में है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट्स तो वक्त बताएगा नहीं है, वो टीवी चैनल्स पे देना मेरे अनुसार बहुत अनुचित है। लेकिन मैं नीलम जी इसी पे आपसे हमारे बोलते हैं हमारे की आजादी है, मुझे ज्ञान है, मैंने उस ज्ञान के आधार पे एक अपनी बात रखी है, और वो कयास आप उसको कयास कह सकते हैं। चलिए ठीक है, अपने अपने सबके कयास होते हैं, अपने अपने सबके विचार होते हैं। चाहे आप राष्ट्रपति से लेकर राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी उस तक आ जाए, तो ये जो महत्व दिया जा रहा है, तो आपसे मैं बात करूंगा जब ये अगर नहीं होता है तो। देखिए सीमा जी बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कायनात गलत धारणा है, और ये कहना कि प्रधानमंत्री 2024 में राष्ट्रपति बनेंगे, मैं इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ, मैं इसे स्वीकार नहीं करती, और ये हमारे संविधान, हम भारत के लोग जो अभी संविधान बना हुआ है उसके विरोध में है। बिल्कुल, देखिए मैं इस बात को, इसमें कहीं संवैधानिक खतरा नहीं है, संवैधानिक कोई वो पद की मर्यादा नहीं कर रही है। प्रभात जी उनका अपना आपने जो आपका जो एनालाइज किया है वो आपने रखा, और नीलम जी अपने तरीके से उसको देख पा रही है। मुझे लगता है कि सबका अपना नजरिया है, और क्योंकि सबके अपने ग्राउंड होते हैं चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, और मुझे ऐसे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि क्योंकि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को बदलने की बात की जा रही है, क्योंकि आपकी जो राजनीतिक प्रोसेस है, जो राजनीतिक चुनाव की जो प्रोसेस है हिंदुस्तान में, उसकी प्रोसेस को ही बदलने जैसा होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। और मुझे लगता नहीं कि वो इतना आसान है। 2000 के आधार पे आपको बता सकता हूं कि मैं मानती हूँ प्रभात जी, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपका अपना एनालाइज करने का तरीका हो सकता है, लेकिन मोदी जी का 75 ईयर का जो प्लान है वो नैतिकता के आधार पे देश के अंदर राज करना चाहते हैं, और आप देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैतिकता के आधार पे प्रभात जी, लेकिन लेकिन देखिए हम जो प्राइम मिनिस्टर ले जाया जाएगा दिल्ली के अंदर, लेकिन प्रभात जी नई टीम बनाई जा रही है।
प्रभात जी बात तो सुनिएगा कि हम लोग जो पत्रकार हैं या कोई भी जो विश्लेषक जो के तौर पर अगर हम चीजों को देखते हैं तो हम डेफिनेटली कुछ डाटा हमारे सामने होता है, कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है और उसके बेस पर हम एनालाइज करते हैं। तो मुझे लगता है हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर में इस राज्य की चुनाव होते हैं सेंटर के, ये ठीक है। बार बार बात उठ रही है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए लोकसभा के और राज्यसभा के, लेकिन ये बात कितने दिन से उठ रही है, लेकिन इस पर ही अभी तक मंथन नहीं हो पाए। एक लोग एक साथ इस पर एग्री नहीं हो पा रहे कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत दूर की बात है। लेकिन आपका अपना आपने किसी तरीके से इसको एनालाइज किया होगा, आपके पास तथ्य होंगे उस हिसाब से, लेकिन 2 साल का समय है, आपको सामने आ जाएगा। लेकिन होना चाहिए ना, ये आधार को लेकर बार बार बात हो रही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण श्योर है इस बात को लेके। लेकिन मैं इस पे और हम इस पे चर्चा ना करके वापस हम कैबिनेट की तरफ आते हैं। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इस वक्त में, क्योंकि जो 43 जो स्पेशल हैं कैबिनेट मोदी जी के, उसको किस तरीके से देखते हैं, कौन से ऐसे चेहरे लगते हैं, क्योंकि जो 3 बड़े मंत्रालय हैं। मैं जानना चाहती हूँ नीलम जी आपसे, क्योंकि आप का एक लंबा अनुभव है और आप जिस तरीके से देखते हैं बहुत सारे लोगों को, आप व्यक्तिगत तौर पर कनेक्ट हैं और पॉलिटिकली आप पूरा आगे का देख पा रहे हैं जिस तरीके से मोदी ने जो विस्तार किया उसमें जो 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से पूरा जो पैंडेमिक पीरियड था उसका सबसे ज्यादा असर जो हुआ इन पर हुआ है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। आपके बच्चे घर में अब 1.5 साल से बैठे हैं, सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा गया है। जो शिक्षा प्रणाली है, स्वास्थ्य का आप लोगों ने हाल देखा है कि जिस तरीके से जो हालात थे, और अभी क्योंकि वेव्स खत्म नहीं होती, तीसरे वेव्स की बात की जा रही है, अपने आप में बड़ा चैलेंज है, और उसके साथ साथ लोगों के रोजगार छिन गए। ये तीनों ही बड़े मुद्दे हैं और ये तीनों मंत्रालय अगर आगे आपको किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्या कोई चेहरे हैं जो इनकी भरपाई कर पाते हैं? क्योंकि हर्षवर्धन जी बड़े चेहरे थे, वो चले गए हैं मंत्रालय से, मंत्रिमंडल से। अब उनकी जगह कौन चेहरा ले सकता है? शिक्षा मंत्रालय को कौन संभाल सकता है? और रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है कि वाकई मोदी के जो विस्तार, कौन लगता है कि भरेगा? बिल्कुल, मेरे अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेगा। हो सकता है उन्हें हेल्थ दे दिया जाए, हो सकता है उन्हें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को कंबाइन करके दे दिया जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। वे उनका लोकसभा का जो परफॉर्मेंस है, वो जब कांग्रेस पार्टी के डिप्टी लीडर थे लोकसभा के, तो उन्हें बहुत ही, और उनकी जो प्रेजेंस थी लोकसभा में वो भी बहुत अधिक है। तो और दूसरी तरफ सर्बानंद सोनोवाल हैं, जिन्होंने भाजपा को असम में दूसरी बार जिताया, और फिर वे इस बात से सहमत हो गए कि वे वहां के मुख्यमंत्री ना बने, और उन्हें आरएसएस का भी समर्थन प्राप्त है और भाजपा का भी समर्थन प्राप्त है। तो उन्हें भी मुझे लगता है कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। सीमा जी, जहां तक आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो सभी को ये एक डर रहता है कि कहीं हमारे जो एजुकेशन प्रणाली है इसका भगवाकरण ना कर दिया जाए। तो वही उसके लिए इस प्रकार के किसी मंत्री को लिया जाएगा जो एक बहुत ब्रॉड माइंडेड होंगे, साइंटिफिक माइंडेड होंगे, और जो अपडेटिंग ऑफ एजुकेशन भी करेंगे। और जिस प्रकार से आपने कहा बच्चों को बहुत तकलीफ हुई पैंडेमिक के पीरियड में, ऑनलाइन है तो टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही। ऑनलाइन तो केवल राज्यों में हो सकती है, हमारे बहुत से गांवों में, और हमारे जैसे मैं कश्मीर से आती हूँ, कश्मीर में तो हमारा ऑनलाइन होता ही नहीं था, पर कश्मीर से हमारे सबसे ज्यादा बच्चे यूपीएससी के टॉपर्स बन के भी निकले। तो इस पर बहुत महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखने होंगे। और जैसे कि अभी एक नोटिफिकेशन आया है एजुकेशन विभाग का, जिसमें उन्होंने जो ऐतिहासिक त्रुटियां हैं हमारे सिलेबस में, उसकी करेक्शन के लिए सुझाव मांगे हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत क्वेश्चन मार्क पैदा करता है कि क्या ऐतिहासिक त्रुटियां हैं जिन्हें हम 70 साल से पढ़ा रहे हैं। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये जो 3-4 मंत्रालय हैं, इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सोनोवाल हो या कोई महिला चेहरा हो, और जैसे हमारे साथी त्रिपाठी जी कह रहे हैं, प्रभात जी,
कि महिलाओं को और युवाओं को भी सामने किया जा सकता है। अब ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। ये अभी क्या होता है हम कल सुबह तक इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि कल सुबह तक मंत्रालयों की भी घोषणा कर दी पद और गोपनीयता की शपथ तो ले ली गई, लेकिन अभी मंत्रालयों का बंटवारा जो है वो नहीं किया गया है, इसलिए अब इस बात पर भी निगाहें जरूर रहेंगी कि किसको कौन सा मंत्रालय जो है वो दिया जाता है। मैं एक और सवाल जो इस वक्त सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, जैसे बार बार बात ये उठी कि इस बार जो है एजुकेशन जो है वो उस पर भी सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। जो मंत्री शामिल किए गए हैं कैबिनेट के अंदर, वो काफ़ी, उनका बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी एजुकेटेड दिखाई देता है, काफ़ी रिच है। तो क्या पहले कभी इस तरह की तस्वीर रही है कैबिनेट की, और अब अगर ये जो सामने आती है कैबिनेट, ये कितनी प्रोडक्टिव आपको लगती है कि जो रिजल्ट है वो किस तरह का आएगा? मेरा ये मानना है कायनात कि ऐसा नहीं है कि पहले पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे कैबिनेट में। हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी जो थे, वे एचआरडी मिनिस्टर थे और वे 17 लैंग्वेजेस के ज्ञाता थे, और मनोहर जोशी जी थे, और बहुत पढ़े लिखे लोग हमारे मंत्रालयों में हैं। परंतु पहले तो कुछ एक नाम ही होते थे कैबिनेट के अंदर, लेकिन इस बार जो है कई नाम इस तरह के सामने आए हैं कि कई इंजीनियर्स हैं, आईएएस हैं। जी, तो आके सिंह साहब हैं हमारे बिहार से, जो कि पहले हमारे गृह सचिव रह चुके हैं। हरदीप पुरी हैं जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस में थे, उनको भी प्रमोशन मिली है। और अभी जैसे बाबुल सुप्रियो को हटा दिया गया था अभी जी। अब बाबुल सुप्रियो को क्यों हटाया गया था? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल में भाजपा की परफॉर्मेंस रही है, जिसमें कि ममता बनर्जी ने बहुत ज्यादा सीटें जीती वहां पर, तो उनकी परफॉर्मेंस को देख के हटाया गया। तो ऐसे आईएएस ऑफिसर्स और फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, प्रोफेशनल्स, वो तो इस सरकार में हैं। परंतु जैसे मैं आपको कह रही हूँ, इसके बारे में हमें गैस करना ठीक नहीं है। हमें कल सुबह तक रुक जाना चाहिए और हम जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बहुत महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कायनात। मुझे लगता है कि जो बार बार बात हो रही है, क्योंकि कुछ लोग कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जो बार बार ज्योतिरादित्य की बात नीलम भी कर रही है, मैं भी कर रही थी और पहले भी आप देखेंगे कि ये एक मैसेज कहीं ना कहीं देने की, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अच्छा कद था उनका कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ के जब वो बीजेपी में आए थे तो उसके बाद उनके पास कुछ नहीं था वो उस तरीके से। लेकिन अब जब कैबिनेट में जगह मिली और आज जिस तरीके से आप देख रहे थे पूरे विजुअल्स को, उसके बाद डेफिनेटली ज्योतिरादित्य का कद बहुत बढ़ गया। लेकिन और बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल, बहुत सारे चैलेंज हैं मोदी कैबिनेट के सामने कायनात, जैसा हम देख पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पेंडेमिक अभी खत्म होने वाला है, अभी इसके और भी दौर आने बाकी हैं। कुछ हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, उस वक्त में जब रोजगार जैसे मुद्दों पर बहुत बात होनी है। आत्मनिर्भर भारत मोदी का बहुत बड़ा महंगाई है, बेरोजगारी है, बिल्कुल यहाँ बहुत सारे और मुद्दे उन सबको किस तरीके से काम करेंगे, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। इस पर प्रभात जी से बात, मुझे लगता है कि इस पर एक रिएक्शन लेना चाहिए कि रोजगार को किस तरीके से देखते हैं। क्या कोई चेहरा आपको दिखता है कि जो रोजगार की जो क्षति हुई है इस पूरे पेंडेमिक पीरियड में, क्या कोई चेहरा है जो मोदी कैबिनेट में मोदी के जो आत्मनिर्भर अभी तक जो आरोप बिल्कुल सरकार पर लगते रहे कि रोजगार देने का वायदा किया गया था, इतनी नौकरियां देने का वायदा सरकार ने हर साल किया था, वो नहीं दी गई, महंगाई जो है वो चरम पर पहुंचती जा रही है। तो ये सारे मसले हल हो पाएंगे क्या इस नए कैबिनेट के जरिए? देखिए सीमा जी, जिस तरीके से मंत्रिमंडल में लगभग 4-5 मंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनको प्रशासनिक अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि रेल मंत्री, रेल विभाग बदलेगा, कृषि विभाग बदलेगा, अभी कुछ मंत्रियों के विभाग बदलेंगे। आप देखिएगा, जो मंत्री हटाए नहीं गए हैं तो ये मत सोचे कि उनके विभाग नहीं बदलेंगे। राष्ट्रपति भवन से जब सभी के विभाग का बंटवारे की सूची आएगी तो आपको पता लगेगा कि हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को रेल मंत्री बना दिया गया या कृषि मंत्री भोलाने को बना दिया गया। तो अभी मोदी जी ने, अभी किसी को नहीं पता है कि कौन से विभाग किसको मिल रहे हैं। मोदी की पाठशाला में लोग गए थे। तो अभी और कौन कौन से आप महत्वपूर्ण विभाग मंत्रालय मानते हैं प्रभात जी? ऐसे कौन कौन से अभी विभाग या मंत्रालय आप मानते हैं कि बेहद इस वक्त महत्वपूर्ण हैं, जहां जिन्हें अभी टच नहीं किया गया है लेकिन फेरबदल हो सकता है? जैसे आपने कहा कि विभागों में जो है
फेरबदल अभी होना संभव, खासकर कृषि मंत्रालय की बात जो कर रहे हैं, कृषि मंत्रालय आ गया, यहाँ वित्त मंत्रालय आ गया है, पेट्रोलियम मंत्रालय, यहाँ हम कह सकते हैं कि इस वक्त जैसे लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। मंत्री नारायण राणे को दिया जा सकता है, मुझे ऐसा मेरा ऐसा मानना है। और सिंधिया जी को जो है रेल मंत्री दिया जा सकता है, कृषि मंत्री भी एक विभाग बदला जा सकता है। देखिए सीएस को छोड़ के जो 5 कैबिनेट मंत्रियों का जो जिसमें गृह, रक्षा, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री होते हैं, उनको छोड़ के, क्योंकि देखिए वित्त मंत्री में निर्मला सीतारमण जी का काम बहुत अच्छा है, उनके काम के परफॉर्मेंस को प्रधानमंत्री ने सराहा भी है। और रही बात पेट्रोलियम मंत्री का, पेट्रोलियम मंत्री भी बदले जा सकते हैं, उनका भी विभाग बदला जा सकता है। तो जो 7-8 जो बड़े विभाग हैं, वो बड़े जो मंत्री उसमें जो इंजेक्ट हुए हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जिनको केंद्रीय मंत्री का अनुभव भी रहा है, उनको ये विभाग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ अपने सरकार की छवि को सुधारने का प्रयास भर माना जाए कि ये एक प्रयोग के तौर पर देखा गया है कि चलिए अभी तक जो कुछ सामने रहा या जो रिजल्ट आया है वो संतोषजनक नहीं रहा और अब कुछ नया करके देखा जाए? देखिए कायनात जी, जब मोदी जी ने पहला मंत्रिमंडल बनाया था तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे बहुत से लोगों को जिनको शामिल नहीं किया था, उनको ये कहा था कि आपका नंबर आएगा, और जो मंत्री बने थे उनसे कहा था कि आपको परफॉर्मेंस दिखाना है। अब कोविड आ गया बीच में, 1.5 साल कोविड का पीरियड रहा और जिस तरीके से ये महामारी आई और लोग काम नहीं कर पाए, हमारी ग्रोथ जीडीपी भी नीचे गिरी। संतोष गंगवार बरेली से 8 बार के सांसद है और वो श्रम मंत्री थे, अब उनकी उम्र का हवाला दिया जा रहा है। अभी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए या पार्टी में कल के बाद क्या होगा, क्या लोग निराशा में किस तरीके के बयान देंगे, कोई कह रहा है कि उनके स्वास्थ्य के कारण दे दिया गया, कोई कह रहा है ट्विटर के दे दिया गया, किसान नाराज है, तोमर जी किसानों को नहीं मना पाए। तो अब आने वाला कल जो है, कल के बाद ऐसी संभावनाएं सामने आएंगी कि क्या मोदी जी के नेतृत्व में किन लोगों को हटाया गया है, क्या वो चुपचाप बैठेंगे, क्या उसमें से कोई बागी होगा, क्या वो कहीं संगठन में एडजस्ट किए जाएंगे, ये सारी चीजें कल के बाद शुरू होंगी। लेकिन आज जो मंत्रिमंडल में 43 लोग शामिल किए गए हैं, हर जाति से शामिल किए गए हैं, हर राज्य से शामिल किए गए हैं, हर क्षेत्र का संतुलन बनाया गया है, पढ़े लिखे लोग शामिल किए गए हैं, वो मंत्री अब जाएंगे और कल उनको सुबह हो सकता है रात में बंटवारा हो जाए या कल सुबह हो। तो जो आपको लगता है ये इतनी जल्दी जो है वो फैसला होना संभव हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी इधर से इधर किया गया है लोगों को, अब फेरबदल की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है कि हो सकता है, आपने इस बात से इनकार नहीं किया कि फेरबदल नहीं होगा, आपने इस बात की खुद प्रबल संभावना जताई कि फेरबदल हो सकता है, तो इसमें लगता है कि प्रक्रिया में वक्त और लग जाएगा, समय ये टाइम टेकिंग प्रक्रिया है? सवाल किससे है? जी आप ही से है। जी आप ही से त्रिपाठी जी। देखिए सीमा जी, मैं आपसे फिर एक बार ये कह रहा हूँ कि मैंने तो बहुत कुछ पॉलिटिक्स की बहुत आगे तक आपको बात बताई, लेकिन आज के मंत्रिमंडल विस्तार में मैं आ जाता हूँ क्योंकि बहुत सी बातों से नीलम जी संतुष्ट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की राजनीति में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उनके सेकंड चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी जो आज तक बहुत मजबूत थे, वो भी ये न सोचे कि उनका गृह मंत्रालय बचा रहेगा नरेंद्र मोदी के रहते हुए। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं जल्दी से चाहूंगी बचा रहेगा। नीलम जी, परफॉर्मेंस नहीं होगी, अगर कोई शिकायत होगी और नहीं, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अमित शाह के परफॉर्मेंस से अभी तक संतुष्ट नहीं होंगे? अगर धारा 370 हटाए जाने की बात हम देखें तो यहाँ पर गृह मंत्री उनके रहते हुए ही ऐसा हुआ है, परिसीमन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। बड़े फैसले देश के लिए जाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री के मर्जी के बिना फैसला नहीं लिया जाता है। ठीक है, अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के सेकंड नंबर पे है, लेकिन सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे कोई और भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस देश के अंदर एक कोई राजशाही चल रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका है। ये लोग न समझे कि जो 7-8 मंत्री अभी जो सीएस में बैठे हुए हैं वो क्या वो नहीं बदले जा सकते हैं। आपको कल परसों 2-4 दिन बाद आपको पता लग जाएगा कि पुराने मंत्री से इस्तीफा दे दिया। नीलम जी मैं आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगी इस पे कि क्योंकि जिस तरीके से
प्रभात जी खेल सकते प्रभात जी हैं। एक रिएक्शन नीलम का ले लेते हैं, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये दूर दूर तक संभावनाएं, ये क्योंकि देखिए आज तक भविष्यवक्ता के तौर पर की आप बात बात नहीं कर है। रहे मैं हैं कहती हूँ कि नीलम जी कि गुजरात की राजनीति से जब मोदी जी ने अपना करियर स्टार्ट किया तब से लेके आज तक, जब वो मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह और मोदी जी की जो जोड़ी है वो एक तरह से बीरू और आज नहीं मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए प्रभात जी, क्योंकि हम आकलन तो करेंगे ना, हम जर्नलिस्ट हैं तो आकलन तो करेंगे कि आपकी बात को ऐसे कैसे मान लेंगे कि आपने जो बात कही है उस पर एनालाइज तो करना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको, लगता है कि लेकिन राजनीति में जय और वीरू की जोड़ी की तरह से मोदी और शाह देखे जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना कह सकते हैं कि अधूरे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कभी भी इतना बड़ा क्योंकि जो पूरा मंत्रा कैबिनेट है उसमें अमित शाह और मोदी जी के बिना अकेले में कोई मोदी जी कोई डिसीजन ले सकते हैं। मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी तो सभी को पता है, बीजेपी में भी पता है, बीजेपी के बाहर भी पता है, कैबिनेट में भी पता है, इस पर कोई सवालिया निशान मुझे नहीं लगता है। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? सीमा, जैसे आप जानते ही हैं कि मोदी जी के बहुत ही क्लोज राजनीतिक साथी अरुण जेटली जी की मृत्यु हो गई, सुषमा स्वराज जी चली गई, बेंगलोर से आनंद कुमार चले गए, मनोहर पारिकर चले गए, ये मोदी जी की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। और अब प्रभात जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि वे किसी भी प्रकार से अमित शाह को भी दरकिनार करेंगे या अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो उनको साइडलाइन करेंगे। मुझे नहीं लगता, बिकॉज अमित शाह बीजेपी के जो चुनाव है उसके बहुत भारी स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने पन्ना प्रमुख लेवल तक काम करा है और मोदी जी को कई राज्यों में जिता के भी दिया है। ये अलग बात है कि केरला के चुनाव में ओ राजगोपाल का जो एक सिंगल एमएलए की सीट थी वो भी चली गई, केरला में उनको कुछ नहीं मिला। अब जो कश्मीर में हो रहा है, और हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जो कि स्वयं भी बहुत आईआईटी के ही है, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा राजनीतिक एक्सपीरियंस है। कश्मीर में अभी नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन होगा, इन सब चीजों के ऊपर पूरे विश्व की निगाहें हैं, यूनाइटेड नेशंस की निगाहें हैं, हमारे अपने देश की निगाहें हैं, क्योंकि हम कश्मीर को भारत का मुकुट मानते हैं। और यदि हम कश्मीर को भारत का मुकुट मानते हैं तो वहां के लोगों को भी हमें अपनाना होगा। तो वह कश्मीर का एक अलग मुद्दा है, कभी सीमा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। परंतु जहां तक मेरा मानना है, हम भारत के लोग, संविधान जो है ये एक आर्थिक राजनीतिक मुद्दों और सामाजिक मुद्दों के ऊपर ये नई कैबिनेट मोदी जी की कार्य करेगी और देश को उन्नति की ओर लेकर जाएगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मेरा ऐसा मैं प्रभात जी से ये जानना चाहूंगी। जी मुझे एक मौका दिया जाए। जी सीमा जी, हमारी बातों से या आप लोग बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सहमत हो। नहीं, सहमत नहीं, हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे, मैं सहमत और असहमति नहीं है। प्रभात जी आप प्लीज एक बार करेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारा दर्शक ये हमसे जानना चाहता है, हमारा ये हक बनता है। उसको मंत्रिमंडल में रखा जाएगा और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी छुट्टी किसी भी समय हो सकती है। आप एन रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का मामला सामने देख लीजिए। थावरचंद गहलोत को तो ये कहिए कि राज्यपाल बना दिया गया, तो इसलिए मैंने ये बात कही है। मैंने ये नहीं कहा है कि कौन निकाल दिया जाएगा और कौन क्या कर दिया जाएगा। मोदी जी के रहते हुए मोदी जी को उनको एक जीरो टॉलरेंस पे मंत्री चाहिए, उनको मेहनती, अनुभवी और तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो आपको बदल दिया जाएगा, आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो अभी आप क्या मानते हैं, 2022 2024 को ध्यान में रखते हुए ये अंतिम आप मानते हैं कि फेरबदल हुआ है, विस्तार दिया गया है कैबिनेट को, या इसके अलावा भी और चीजें अभी होनी बाकी हैं, यहाँ बीच में भी कुछ भी अभी हो सकता है? कुछ बहुत उलटफेर संगठन में किया जाएगा और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कल के बाद दिखाई देगी, क्योंकि जो ये 12 लोग हटाए गए हैं ये कहीं ना कहीं कुछ गणित और आधार पे कुछ लोगों की तो शिकायत हुई है, कुछ लोगों के परफॉर्मेंस सही नहीं थे, लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट किए जाएंगे, ऐसी मुझे संभावना दिखाई देती है। सीमा जी, क्या मानते हैं इन संभावना के बारे में? जो सभी प्रभात जी ने कहा कि जो हटाए गए हैं समायोजित जरूर किए जाएंगे, क्योंकि मायूस किसी को नहीं करती है बीजेपी। अभी तक जिस तरह से हमने देखा कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए उन्हें भी किस तरह से पलकों पर बैठाया गया है।
बिल्कुल, देखिए कायनात, बार बार जो मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, अगर पार्टी राजनीतिक है तो डेफिनेटली वो अपने राजनीतिक नेताओं को पूरी तरीके से निराश नहीं कर सकती, क्योंकि इससे उनका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो अगर आप किसी को निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली आप ऐसे नहीं कि उसको आप ऐसे निकाल देंगे और उसके बदले में उनको उनको कंपनसेट किया जाता है, चाहे मोरली कंपनसेट करें या कहीं पार्टी में कोई पद देके या कोई और ऑल्टरनेट देके उनको कंपनसेट किया जाए, ये बात सही है। लेकिन ये भी बात सही है कि जिस तरीके से जो मोदी का कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है, वो इस वक्त में कहीं ना कहीं जो नाम जो इसमें से जिनके त्यागपत्र लिए गए हैं, वो जरूर उनमें से वो हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी या किसी ना किसी तरीके से जो टॉप लीडरशिप है वो नाराज होगी किसी वजह से, तो इसलिए उनको उस जगह से हटा के या कुछ लोगों को अल्टरनेट जगह पे, जैसा मैंने पहले भी कहा था जब हम शुरुआत की थी हमने इस डिबेट की, कि कहीं ना कहीं कुछ वजह ऐसी भी हो सकती है कि कुछ नेताओं को पार्टी में कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, क्योंकि आगे एक तो यूपी का इलेक्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ 2024 के इलेक्शन को जिस तरीके से देखिए, अभी बहुत सारी सिचुएशन आप समझिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बीजेपी पार्टी को पता है कि आगे उनको लंबा गेम करना है, वो आज का नहीं अगले 10 साल का वो लेके चल रहे हैं कि आगे 10 साल इस सत्ता को कैसे संभाल के रखना है। तो उसके लिए उनको एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी राजनीतिक तौर पर जिसको कोई मात ना दे सके। उसको दो तरीके से खेल रहे, एक तो वो कि आप देखिए जिस तरीके से आज जो एक मैसेज दिया है कि अगर जो कांग्रेस से जो छोड़कर बीजेपी में आए हैं, जो उनके जो घटक दल हैं वो अगर आए हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात कर लीजिए, उनको महत्वपूर्ण जगह इसलिए दी गई है ताकि एक ये मैसेज जाए कि हम आपको साथ लेकर चल रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि आप ये देखेंगे कि कौन से चेहरे हैं पार्टी में जिनको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है ग्राउंड में या पार्टी संगठन को मजबूत करने में, और कुछ को ऐसा जिसको कैबिनेट में परफॉर्मेंस के लिए काम किया जा सकता है। क्योंकि ये भी बात सही है कि सिर्फ आप बात करके लोगों को खुश नहीं कर सकते ना, आगे आपके पास सिर्फ 2 ही साल हैं। 2 साल में अगर आपने काम अच्छा नहीं किया, देश की जनता के लिए वो मुद्दों के ऊपर काम नहीं किया जिनकी उनको जरूरत है, आज सबसे ज्यादा जरूरत है रोजगार की, सबसे ज्यादा जरूरत है एजुकेशन सिस्टम पर काम किया जाए, सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको किसी तरीके से सेटल किया जाए, और जो तमाम जो पेंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उन सबको कैसे सेटल किया जाए। इसके लिए वो स्किल चाहिए नेताओं में, लीडर्स में, जो कैबिनेट में आकर के कैबिनेट के में जो कमियां कहीं ना कहीं मोदी जी को दिख रही हैं या जो देख पा रहे हैं उसकी भरपाई हो सके। डेफिनेटली वो एक विजन है, लेकिन उसके साथ साथ राजनीतिक तौर पर इसका कैसे फायदा लिया जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टी का जो मकसद है, क्योंकि चाहे वो कैबिनेट हो या मोदी जी हो या कोई या दूसरे लोग, वो सब एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और वह राजनीतिक पार्टी का एक लंबा गोल है। अगले 10 साल तक वो सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं, अगले 10 साल ही नहीं बल्कि उस सत्ता पे वो लगातार काबिज रहना चाहते हैं। बड़ा प्लान उनके पास है। शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है, मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम पूरा हुआ, ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 15 कैबिनेट मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, इस नए मंत्रिमंडल के विस्तार में 15 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। पद और गोपनीयता की विस्तार में 15 नए कैबिनेट मंत्रियों ने ली शपथ, बाकी 28 ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। कामकाज के आधार पर 7 मंत्रियों का प्रमोशन जो है वो भी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की ये हम आपको दिखा रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 43 मंत्रियों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इन 43 में 15 मंत्री जो हैं वो कैबिनेट की उन्होंने शपथ ली है और 28 ऐसे मंत्री जिन्होंने राज्य मंत्री की शपथ ली है, केंद्रीय राज्य मंत्री की। तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेहमान जुड़े हुए हैं। नीलम महाजन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो तो हो चुका है और 15 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी शपथ ले चुके हैं, बाकी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। जो हटा दिए गए हैं उनको कहाँ लगता है आप समायोजित करेंगे, उनको
2022 में हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव है। गुजरात और उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा अहम तौर पर देखे जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ दिल्ली से गुजरात या उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा इन मंत्रियों को, इन नेताओं को जो पूर्व मंत्री हो चुके हैं? जी कहा ना, जहाँ तक देखिए प्रकाश जावड़ेकर जी की बात है, प्रकाश जावड़ेकर जी बहुत ही समझदार और उनकी बहुत ही एक अच्छी छवि है और वो बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। उन्हें मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य दिया जाएगा। जैसे कि आप यूपी में कह रहे हैं, यूपी की 80 सीटें जो लोकसभा की हैं वे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा कल ही ना भारत टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है जिसमें कि मैंने आरएसएस और बीजेपी के संबंध के बारे में लिखा है। अब भाजपा को ये मालूम है कि जब तक हमें संघ का पूरा समर्थन नहीं मिलेगा, हम उत्तर प्रदेश की सब सीटों को, इतनी सीटों को जीतने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि जो आज की कैबिनेट है इसमें बहुत सारे मंत्रीगण जिनको भी शपथ दी गई है उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संबंध है और वे कई सालों से उसमें कार्यरत है। तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यशाली को करने की आवश्यकता है। और मैं ये भी आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारा मुस्लिम वर्ग है, जैसे अभी मोहन भागवत जी ने पिछले सप्ताह ये बयान दिया कि हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो अल्पसंख्यक हैं, वे हमारे संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और हम उन्हें साथ लेके चलना चाहते हैं। और इसमें जो संघ की भूमिका होगी पार्टी की तरफ, अब ऐसा नहीं है कि अब पहले जैसे उसे केवल सांस्कृतिक संगठन कहा जा रहा था। अब जो संघ है और भाजपा है ये मिलकर कार्य कर रहे हैं जिससे कि राजनीतिक लाभ पहुंचे। और राजनीतिक लाभ को केवल एक विक्ट्री की तरह ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब एक पार्टी जीत जाती है तो फिर उसका उत्तरदायित्व बन जाता है कि वे अपने राज्य की, अपने देश का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करे। चलिए, बिल्कुल एक अंतिम प्रतिक्रिया अब आप सभी की तरफ से मैं लेना चाहूंगी। वक्त मेरे पास अब बहुत कम है, इस चर्चा को मुझे समाप्त करना है। त्रिपाठी जी, इस यंग टीम मोदी को कैसे आप देख पा रहे हैं? क्या मानते हैं जो उद्देश्य हैं, जो सोचकर ये गठन किया गया है, क्या उसे भेद पाएंगे? देखिए कैलाश जी, निश्चित तौर पे जो युवा आए हैं उनको मोदी ने जो पाठशाला में बताया है मंत्रिमंडल विस्तार के पहले कि देखिए काम करना होगा। ठीक है, तीसरी लहर आ सकती है, काम में बाधा आ सकता है और देश में लॉकडाउन भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आने बिल्कुल ये अपने कुछ मंत्रियों को हटा के और नयों को लाके ये बिल्कुल दिखा दिया है परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपकी कुर्सी जो है वो हिल भी सकती है, आपसे मंत्रालय लिया जा सकता है। समझाया गया है कि जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में चुनाव है आपको वहाँ जाके काम करना होगा, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या, भारतीय जनता पार्टी का फिर एक बात कहूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी जी आए हैं क्या हो जाएगा ये अंतिम क्षणों में किसी को नहीं पता है जी। और वो हमेशा सरप्राइज कर देते हैं जल्दी से। देश को भी कई बार वो सरप्राइज कर चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने फैसले अपने लिए थे, नोटबंदी की बात कर लें या फिर जीएसटी की बात कर लें। जल्दी से सीमा जी, अंतिम प्रतिक्रिया। बिल्कुल, देखिए कायनात, मुझे ऐसे लगता है कि जो पूरा आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें डेफिनेटली युवा चेहरों को जगह दी गई है। ये अपने आप में इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार की जो यूएसपी है मैं कह सकती हूँ। लेकिन साथ साथ में क्योंकि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण है उसको पूरी तरीके से फोकस किया गया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को मद्देनजर ये पूरे का पूरा विस्तार है, लेकिन 2024 के ध्यान में रखा गया है। और डेफिनेटली जो चैलेंज है पैंडेमिक की वजह से जो सरकार के सामने, उसको किसी तरीके से कम किया जाए, उसको पूरी तरीके से फोकस करने की कोशिश। कायनात में सीमा जी की और प्रभात जी की कई बातों से सहमत हूँ। और अभी ये जो मंत्रिमंडल बना है इसका मुख्य उद्देश्य एक तो जो हमारी सरकार की छवि पूरे विश्व भर में बहुत धूमिल हुई है
उसको ठीक करने का प्रयत्न किया जाएगा और रोजगार को क्रिएट करने पड़ेंगे। रोजगार जब तक नहीं होगा, सरकार की छवि को सुधारने के साथ ही परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए भी कहा जा सकता है कि ये विस्तार जो है किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुए पहले कैबिनेट विस्तार की तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसके बाद अब सरकार की तस्वीर बदली बदली सी नजर आती है। देखना यही होगा कि मोदी कैबिनेट में जो फेरबदल हुआ है उसका कितना प्रभाव सरकार के कामकाज में नजर आता है और मोदी सरकार के साथ देश की सियासत में कितना बड़ा इसमें बदलाव आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।